देखो इस क्लास में हम बात करेंगे पॉपुलर अपराइजिंग आफ्टर 1857। तो दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं रिवॉल्ट से जुड़े जुड़े, अपराइजिंग रिवॉल्ट से जुड़े, एक तो प्री 1857, एक 1857 का रिवॉल्ट, और अब बात करेंगे आफ्टर 1857। बट ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी। जैसे ये पॉपुलर अपराइजिंग अप टू 1857 के अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, उसमें से एक तो था, ये सब तो कॉजेज वगैरह हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो था सन्यासी एंड फकीरी रेबेलियन, ठीक है। दूसरा जो था चौर रिबेलियन। तीसरा था रंगपुर दींजपुर। फिर हो एंड मुंडा। अब हो एंड मुंडा जो है 1837 में, आगे 74 में भी होगा। तो ये जो इसके बारे में हम दोबारा बात करने वाले हैं, क्योंकि प्री में भी है और ये पोस्ट में भी है, लंबे ड्यूरेशन तक रहेगा, तो ये आगे भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस हो एंड मुंडा, स्पेशली मुंडा रही है अपराइजिंग, ये हम अभी भी दोबारा बात करेंगे। देर आफ्टर कोल अपराइजिंग के बारे में है, ये भी काफी लंबे टाइम तक चलेगा। पागलपंती भी है, अहोम है। देर आफ्टर जो मुझे अभी बताना है, फेराजी हो गया, कोंड हो गया, सवेरा हो गया, सेंथल अपराइजिंग हो गया, ये भी काफी लंबा चलेगा, आप ड्यूरेशन देख सकते हैं इसके 56 57, काफी आगे भी होगा, तो इसको भी हम दोबारा पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। फिर कच्छ रिबेलियन के बारे में, भील तो चलो खत्म हो जाएगा, कोली रमोसी। अब रमोसी में आप देखो 1822 में भी हुआ, 25 26 में, 29 में भी है, तो ये 3 बार हुआ, बट हाँ प्री 1857 तक ही सीमित है। देन आता है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये आप देख सकते हो, ये इन सब के बारे में, ये सावंतवाड़ी रिवोल्ट है, इसमें फोंड सावंत लीड किया था, जो गडकरी नेता थे, ठीक है, ये पॉइंट है। देन आफ्टर सूरत साल्ट एजिटेशन हो गया वगैरह, प्राइसिंग हो गया। इनके लिए फिर बाद में मैंने शॉर्टकट बताया था आपको लास्ट में सब में, कि ये तो एक तरीका, चलो अगर इन केस आपको तरीका ऐसा आ जाए क्वेश्चन के अंदर, हमने तो क्या कैसे पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ऐसे पढ़ा है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आ जाए, क्वेश्चन मेंस में आ जाए कि डिस्क्राइब द वेरियस पॉलिटी रिलीजियस मूवमेंट प्री 1857 या पोस्ट 1857, या पूरा 19th सेंचुरी लिख दे, तो खत्म, प्री पोस्ट की टेंशन ही खत्म। तो हम, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं हो, हम सोच भी नहीं पाएंगे कि यार पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट को, ज्यादा ज्यादा हम फकीरी सोच पर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। इसमें क्या क्या लिखना है, जब भी पॉलिटो रिलीजियस मूवमेंट आए, एक तो फकीरी लिखनी है, फकीरी सन्यासी वाला, सन्यासी दोनों को अलग अलग कर देना। साथ में मोपला, मोपला के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस क्यों, क्योंकि मुस्लिम से ही जुड़ा हुआ था। पागलपंथी, फैराजी, वहाबी एंड कुका, तो ये सारी जो मूवमेंट है काफी हद तक धर्म और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इनको पॉलिटिक रिलीजियस मूवमेंट बोलते हैं। तो इसलिए आप आराम से आपको सातों को डिस्क्राइब कर दो, टेंशन खत्म। एक आता है मूवमेंट बाय द डिपोज रूलर और जमींदार, तो उसमें एक तो आएगा वेलुथम्पी, ये हम पढ़ चुके पहले। रिवोल्ट ऑफ द राजा ऑफ विजयनगर, ये भी पढ़ चुके। वगैरह अपराइजिंग, ये भी हम पढ़ चुके, ठीक है। अब आता है पॉलीगरी, पॉलीगर रेबेलियन के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है जो मैंने नहीं बताया था। अगर ऐसा आ जाए कि मूवमेंट बाय द डिपोज रूलर एंड जमींदार, तो आपको चारों ही लिखने, इसके अलावा पांचवा लिख भी मत देना, इन चार के अलावा। उसमें से तीन के बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ ऊपर अच्छे से, इसके बारे में बात नहीं की, जरा बात कर लेते हैं कि पॉलीगर रिबेलियन जो हुआ था कुरनूल में हुआ था 1799 और 1805 के बीच में। इसमें क्या था, पॉलीगर के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये वही थे जिनको एक तरह से मान चलो कि मिलिट्री क्लास है, इनको लैंड देते, जमीन दी जाती थी इनकी मिलिट्री सर्विस के बदले में, ऐसा नहीं कि किस आर्मी का पार्ट होते थे, बट ये इस तरह से, अभी आ जाओ तुम हमारे लिए इतना काम करो तो बदले में तुमको इतनी जमीन दे देंगे। तो गिवन लैंड इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। तो कॉन्फ्लिक्ट के रीजन क्या है, ये है कि जो इनको लैंड मिलता था वहां से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, जमींदार करेंगे या ये करेंगे, तो ये इनके बीच में दिक्कत था, प्रॉब्लम जो की ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बीच में। तो इसमें पहली पॉलीगर वॉर होती है 1799 में। उस समय के लीडर कौन थे, पहली वॉर के अंदर कटा बोम्बा नायक, तो इसको बाद में फांसी लगा दी जाती है। फिर सेकंड पॉलीगर वॉर होती है, दोबारा होती है, इसको बोलते हैं साउथ इंडिया रिवर, काफी लंबे रीजन को कवर करता है। इसके बाद इसको क्या बोलते, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ता है, कर्नाटक की ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसमें पॉलीगर के साथ होती है, जिसमें ब्रिटिश जो है पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते तमिलनाडु का अपने अंडर में, ठीक है। और जो पहले जो पॉलीगर सिस्टम चलता था उसको पूरी तरह से बंद करके उसकी जगह जमींदारी सेटलमेंट ला देता है और पॉलीगर की पिक्चर ही खत्म कर देता है। तो हमें, अगर हम बात करें हमें क्या याद करना है इसमें, तीन चीज। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉलीगर वॉर के लीडर कौन थे, कटाबोम्बा नायक। सेकंड चीज, सेकंड पॉलीगर वॉर जो हुई थी उसको साउथ इंडिया रेबेलियन भी बोलते हैं। तीसरी चीज, जो कर्नाटक ट्रीटी हुई थी उसमें क्या किया गया, पूरे तमिलनाडु का कंट्रोल क्या ले लिया, किसने ले लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ईस्ट, सॉरी ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा चुकी है, ब्रिटिश क्राउन ने। तो एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट, बस ये नई चीज थी जो मैंने बता दिया आपको। अब आता है नेक्स्ट, चलो सेकंड क्लासिफिकेशन ऐसा आ गया। थर्ड क्लासिफिकेशन ऐसा आ सकता है कि मूवमेंट बाय द डिपेंडेंट ऑफ द डिपोज रूलर, रूलर के डिपेंडेंट, तो उनमें कौन कौन से आएगा, एक आएगा रमोसी, एक आएगा अहोम, एक आएगा कच्छ, या कच्छ को सी यू भी लिखा है, के भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है के यू टी, ठीक है, उसमें उसमें कंफ्यूज होते देना कि कच्छ लिखे ये लिखे, ये भी हो सकता है के यू टी सी एच, ये बात है, ठीक है। कच्छ रिबेलियन, स्पेलिंग वाली बात है बस। तो ये तीनों पहले पढ़ ली, ये तीनों तो हमने पढ़ ही ली।
सावंतवाड़ी रिवॉल्ट भी हमने पढ़ी रखा, बट फिर भी मैंने दोबारा से बता दिया कि सावंतवाड़ी रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ था। सावंतवाड़ी जो कहाँ पर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। किसने लीड किया था? फोंड सावंत, जो क्या थे, महाराष्ट्र के, मराठा के गडकरी सरदार थे। क्योंकि वहाँ रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था उस पूरे फोर्ट के अंदर, और जो ये फोर्ट, जो मराठा गडकरी जो लोग थे, जो किले की पहरेदारी करते थे, इनको बोला तुम छोड़ दो, तुम निकालो, तुमको डिस्पेंड हटा देते हैं, सारे किले हम अपने कंट्रोल में लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं अंडर द फोर्ट सावंत। तो ये है सावंतवाड़ी रिवोल्ट के बारे में, हमने पहले भी बात कर ली, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं ट्राइबल मूवमेंट। अब डायरेक्टली आ जाएगा ट्राइबल मूवमेंट एक्सप्लेन करो। तो जब ट्राइबल मूवमेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा अगर ये मेंस में आता है तो। ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मेंस में आता है तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टार बनाता हूँ, लिख भी देता हूँ उसके बगल में, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइए जरा देते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट अगर आपको लिखने के लिए मिलता है तो इसको आप लिखेंगे 3 फेजेस में। टोटल ट्राइबल मूवमेंट 3 फेज में हुई। एक हुई टिल 1860, एक हुआ 1860 से 1920, और एक होगा 1920 से 1974। 3 फेज में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट में थेंतल और कोंड, इन दोनों के बारे में बात। कोंड या खंड दोनों, खून उड़ीसा, याद है? हाँ, मरिया एजेंसी वो वाला। तो इस तरह से आप ये दो तो बताएंगे ट्राइबल के अंदर। फिर 1860 से 1920 के बीच मुंडा, मुंडा ये वही है 1820 24 वाला, हाँ वही, जो मैंने बोला काफी लंबे टाइम तक रहेगा। तो मुंडा प्राइजिंग बता सकते हैं, और कोया रिबेलियन इसके अंदर बता दिए, सेकंड हो गया। तीसरे फेज में आएंगे रंपा रिबेलियन और चेंचू ट्राइबल रिबेलियन। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन हमने पढ़ लिया, कौन कौन हमने नहीं पढ़ा। ये दोनों हम पढ़ लिए 1857 से पहले, तो दोनों हमने पढ़ रखे हैं, इसी में हो चुका, सैंतल भी कोंड भी। मुंडा भी हमने पढ़ लिया 1860, हालांकि मुंडा मैंने जो पहले बताया 1857 से पहले, उसमें मैंने जो बाद वाला था वो भी कवर कर दिया। हिसाब से तो मुझे वहां कवर नहीं करना चाहिए था, पूरा छोड़ देना चाहिए था, बट मैंने एक साथ ही पूरा मुंडा बता दिया, बार बार सेपरेट करना पड़ेगा। तो मुंडा जो बाद वाला था वो भी हमने पहले में कवर कर दिया, उसी के अंदर ही। तो मुंडा पूरी तरह से हो चुका है। कोया रिबेलियन है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, मतलब अभी जो मैं बताने वाला हूँ, पोस्ट 1857 वाले में। क्योंकि ये देख लो कब की बात है, 1860 से 1920। तो ये प्री में नहीं आता, ये पोस्ट में आता, 1857 के बाद वाले में आता। तो बाद में पढ़ेंगे इसको भी, इस मुंडा को भी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक, टेंशन मत लो। देयर आफ्टर थर्ड फेज में कौन आएगा, रंपा रिबेलियन, ये भी पोस्ट 1857 है, तो ये भी अगले चैप्टर में आएगा। चेंचू ट्राइबल मूवमेंट, ये भी पोस्ट 1857 है, ये भी अगले चैप्टर में आना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां लिखा नहीं है इसको, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं लिख दिया है। तो आइए जरा चिंचू ट्राइबल मूवमेंट में क्या है। सबसे पहले लोकेशन क्या है, नल्ला मलाई हिल्स, जो कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। लॉन्च पावरफुल फॉरेस्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। गांधी ने भी विजिट किया था यहाँ पे, कौन सी जगह विजिट की थी, कुडुपो, कुडुपो, कुडुपा, कुडुपा की जगह है, सितंबर 1927 में। ठीक है, इसी तरह की एक भील मूवमेंट भी होती है। भील मूवमेंट पहले वाली नहीं, ये पोस्ट 1857 वाली, वो हमने जो पढ़ी है वो प्री वाली है। तो इस भील मूवमेंट को कौन लीड करता है, मोतीलाल तेजावत। तो अब मैं अगर यहां बात करूं तो हमें क्या याद करना है, पहली चीज कि जो चेंचू ट्राइबल मूवमेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, नंदामलाई हिल्स। गांधी ने विजिट किया, काफी इंपॉर्टेंट, कौन सी जगह विजिट की, कुडापा। इसी तरह की भील मूवमेंट होती है जिसको कौन लीड करता है, मोतीलाल तेजावत। एक पॉइंट ये, एक दो तीन, तीनों पॉइंट याद रखना बस, और बाकी नहीं। अब आता है मूवमेंट ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब्स, इसके बारे में कल बताते, फ्रंटियर ट्राइब्स में और नॉर्मल ट्राइब्स में क्या डिफरेंस था, ये मैं कल बात कर चुका हूँ, कल के लेक्चर्स के अंदर, जो पुराने लेक्चर में, सॉरी, जो मैंने बात फिर भी बताया हूँ दोबारा से, कि बाकी ट्राइबल से इनमें क्या डिफरेंस था, कि ट्राइबल फॉर्म, यहाँ ट्राइबल जो लोग होते थे बहुत बड़ी मेजोरिटी कवर करते थे, बाकी जगह ट्राइबल छोटे, बाकी जगह बात हो तो जो ट्राइबल इलाके हैं वो बहुत कम रहते थे, यहाँ बहुत बड़ी फॉर्म है। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़े तादाद भी ज्यादा पॉपुलेशन वाइज। दिस रीजन वाज नॉट कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब पूरी तरह से आइसोलेट रहते हैं। इसको अपना या तो नहीं कोई ये बोल सकता है कि मेरे साम्राज्य के अंदर है, कि मतलब होता है कोई राजा महाराजा बोले तो पहले से हमारा नहीं, उनको राजा महाराजा मतलब वो राजा महाराजा से भी अलग ही रहते थे। तो इस तरह से फ्रंटियर ट्राइब्स जो है पूरी तरह से सेपरेट, आइसोलेट रहते थे ये लोग। तो दो डिफरेंस है ये इनकी मूवमेंट में, और पुरानी मूवमेंट जो प्लेन्स में मूवमेंट होती है, मतलब यहाँ पे और जो प्लेन्स के अंदर मूवमेंट, उनमें क्या डिफरेंस है, कि दे रिसेंटेड ब्रिटिश पेनिट्रेशन, उन्होंने ब्रिटिशर को अंदर आने ही नहीं दिया, कि मूवमेंट अंडर ट्रेडिशनल चीफ कंटिन्यूड मच लेटर देन इन दी प्लेन्स। जो चीफ जो होता है ना, कि एक पूरी लीड कर रहा, वो यहाँ बाद में ही बजाय प्लेन के, वरना ये अपने इंडिविजुअली काम कर रहे थे। इसमें कौन कौन सी है, इसमें टोटल में अगर आ जाए कि फ्रंटियर ट्राइब की मूवमेंट बताओ, तो आप इसमें 7 है। खासी मूवमेंट, सिंहपोस मूवमेंट, रानी गदुल्लू नागा मूवमेंट, चौर मूवमेंट, हो, कोल, भील। तो इसमें से हमने यहाँ पे देखो, खासी पढ़ लिया है, ठीक है, चौर पढ़ लिया, हो पढ़ लिया, कोल पढ़ लिया, भील, ये सब तो हो गए, ये तो मैंने बता दिया पहले ही। और ये भी होगा, सिर्फ दो नहीं होते, एक तो सिंह पोस, एक रानी के दुल्लू, तो ये दोनों मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, बाकी तो बता ही देना ऊपर सारे, चौर, हो, कोल, भील। भील में तो पता है सेवाराम, ये दूसरा वाला भील है, पहला वाला सेवाराम के अंडर में, जो अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने भील बताई, 1980 20th सेंचुरी में आ गया।
मोतीलाल तेजावत के अंडर में। तो भील में 2 याद रखिएगा, जो प्री 1857 है वो सेवाराम के अंडर में था, जो बाद में 1857 के बाद में हुआ वो मोतीलाल तेजावत। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि भील के अंदर 2 होगा, ये बहुत बड़ा हो गया, 2 होगा, एक तो होगा मोतीलाल तेजावत, ये कब है, पोस्ट 1857, और ये कब है सेवाराम, प्री 1857, ये ध्यान रखना पॉइंट। चलो इन दोनों को देख लेते हैं, जो यहाँ पे नहीं, सिंहपोस और रानी गेदोली। तो इसमें क्या है, सिंहपोस रिबेलियन कब होता है, अर्ली 1830 में होता है, लेकिन 3 महीने में खत्म कर देता है, वापस से 9 साल के बाद दोबारा से सिंहपोस रिबेलियन होता है। इसमें क्या है कि निरंग फेडू करके बंदा है, जो ब्रिटिश गैरिसन पे अटैक कर देता है, बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। साथ में एक और बंदा है काशमा सिंहपो, ये भी ब्रिटिश विलेजेस पे अटैक करता है आसाम के अंदर। तो हमें यहाँ क्या याद रखना, कुछ नहीं, दोनों बंदे के नाम बस, काशमा सिंहपो और निरंग फेडू किससे जुड़े हुए हैं, सिंहपोस रिबेलियन से। अब आता रानी गेदनलू, नागा मूवमेंट, नागालैंड से जो इलाका है उस इलाके में। तो इसमें क्या, किंग जोदांग था उस समय, जो रोंगई मतलब लीडर था, जो इन्हीं का लीडर था। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, नागाराज स्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको मार देते हैं 1931 में। तो इनके मरने के बाद इनकी जो रानी है वो इस मूवमेंट को उठाती है और मूवमेंट को कंट्रोल करती है पूरा। बाद में ये मूवमेंट जो है इंटीग्रेट होता है किसके साथ में, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो इंडिया के अंदर जो नेशनल मूवमेंट के लिए तरह गांधी जी वगैरह सब मिला के जो चला रहे थे, उनके साथ ये इंटीग्रेशन हो जाती है। गांधी भी इस मूवमेंट यूज्ड गांधी नेम, तो इस जो मूवमेंट है ये भी गांधी के नाम का इस्तेमाल करता है। तो हमें क्या पढ़ना है, इस राजा का नाम, ये रानी गिदुल्ली, तो नाम से पता है। दूसरा है किस मूवमेंट के साथ मर्ज हुई, सीडीएम, सीडी का मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक और चीज, आफ्टर मूवमेंट सप्रेस, मूवमेंट पूरी तरह से खत्म होगी, क्योंकि पहले तो ये मूवमेंट कहते वायलेंट नेचर की थी, ठीक है, बाद में ये पीसफुल मूवमेंट चलती है। बट पीसफुल मूवमेंट कैसे चलेगी, उसके लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, समिति बन जाती है। एक है काबुई समिति, काबुई नागा एसोसिएशन, जिलेंगोंग काउंसिल, मणिपुर जिलेंगोंग यूनियन। तो ये सारी यूनियन जो है ये रानी गिदुई मूवमेंट का ही एक रिजल्ट है, और ये कंटिन्यू करते हैं इस जो मूवमेंट जो थी उसी को, बट पीसफुल वे के अंदर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो एडिशनल चीजें हैं, जो मुझे उस चैप्टर से जुड़ी हुई आप लोगों को बतानी थी। अब आराम से जब भी इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन आता है कि मूवमेंट ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब, आराम से सातों को एक्सप्लेन कर देना। सातों के बारे में मैंने आपको इसी चैप्टर में बता दिया। जब आपको पूछा जाएगा कि ट्राइबल मूवमेंट, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसमें से 2 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। ये वाला जो कोया और रंपा, ये अगले चैप्टर में होगा, चिंचू मैंने यही बता दिया। तो सिर्फ 2 चीज, कोया और रंपा, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आ जाओ यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिपोज रूलर, ये चारों हमने देख लिया अच्छे से। मूवमेंट ऑफ दी खुद रूलर और जमींदार, तो उसके लिए 4 हैं, ये चारों हमने देख लिया। पॉलीगर रेबेलियन मैंने यहाँ बता दिया। देन पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट में 7 है, सातों सातों एक्सप्लेन करनी है। तो अब ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो प्री वाला था, वो अब अच्छे से खत्म होता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमने आपको बताई दिया। अब आता है पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। तो देखो पोस्ट में कौन कौन सी नई नई चीजें मिल रही है। एक तो है इंडिगो रिवोल्ट, जो 1859 में हुआ, एक पबना एग्रीन लीग, उसके अलावा डेक्कन रिवोल्ट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 4 जो है, इनको स्टार क्यों बनाया मैंने, क्योंकि चारों हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ये प्री में भी था, ये पोस्ट में भी है, ड्यूरेशन वाइज अगर बात करो तो। लेकिन हाँ, ज्यादा बेहतर है कि आप इसको पोस्ट में बताएं। प्री में तो मैंने लिख दिया, क्योंकि प्री में भी थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस था, बट जो मेजर जो फैक्टर था वो पोस्ट में ही हुआ। तो आप चाहे तो उसको प्री में बता सकते हैं, चाहे तो उसको पोस्ट में बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चारों को आप प्री में बताइए, चारों का इनकेस ऐसा आ जाता तो आप दोनों में जगह लिख सकते हैं। सो मुंडा, कुका, रमोसी और मपीला, ठीक है। अब बात करते हैं चलिए इनके बारे में ढंग से। तो ये 7 और कोया जो मैंने अभी बताया था। तो ये 8 तो हम यहाँ पढ़ेंगे। अर्ली पीजन मूवमेंट है, कुछ लेटर भी हुई बाद में, जैसे 1900 जो 20th सेंचुरी के अंदर। ये कब है, 1857 से लेके 1857 से लेके 1900 तक। तो ये कुछ मूवमेंट है। एक 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में फर्क क्या आएगा कि अब ये जो मूवमेंट होगी इन पे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का, अभी तक तो ये जितनी भी मूवमेंट थी इनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा नेशनल फ्रीडम में क्या हो रहा है। ये अपने हिसाब से अपने खुद के पर्सनल ग्रीवेंस के लिए, इमीडिएट कॉज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बाद की जो मूवमेंट होगी इनमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का भी, ठीक है। मतलब हमारे जो जो मॉडर्न नेशनलिस्ट थे उनका भी रोल यहाँ पे आएगा। तो इसलिए इनको लेटर पीजन मूवमेंट करके अलग से बात करेंगे। कौन कौन सी है, किसान सभा मूवमेंट, एका मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह, द ऑल इंडिया किसान यूनियन अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री एंड रंपा रेबेलियन, ठीक है। तो रंपा रेबेलियन आप देख सकते हो, अब दोनों जगह बता सकते हो। 1879 में भी होता है, 1922 में। तो आप चाहे तो उसको पहले ही बता सकते हैं, आप चाहे तो बाद में बता सकते हैं, मतलब इस अर्ली पीजन मूवमेंट के अंदर भी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहले मुझे ये बताइए कि जितना मैंने आपको ये जो रिवोल्ट, इनके नाम बताए, इनकी ड्यूरेशन बताए, कैसे लिखना है, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें हमें कितनी पढ़नी है टोटल, 1 2 3 4 तो यहाँ पढ़नी है, बाकी 4 तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इनमें कोई दिक्कत हमको आएगी नहीं। 4 ये पढ़नी है और 6, तो टोटल 10 पढ़नी है, ठीक है। टोटल 10 पढ़नी है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे तेलंगाना मूवमेंट है, तेभग्गा मूवमेंट है, 2 एडिशनल है, वो हम अलग से देख लेंगे।
चलो आइए जरा, अब इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं जो 1859-60 के अंदर हुआ था। अब इंडिगो के बारे में बता दिया कि उस समय क्या होता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं इनको डाई उगाने के लिए, जूट पैदा करने के लिए, सिल्क पैदा करने के लिए, ठीक है। वो ऐसी कॉटन क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप जिसका पैसा मार्केट में अच्छा मिलेगा। तो फूड ग्रेन्स के लिए मना कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स मत उगाओ, तो मजबूरी में फिर उसकी वजह से क्या, फेमिन्स आएंगे बहुत सारे। तो फेमिन्स तो एक रीजन है ही है, वो तो चलो एक रीजन है ही है। एक रीजन ये भी है कि अब जब इंडिगो प्लांटेशन को टाइम पे आप पैसा नहीं दोगे तो रिवोल्ट करेंगे। दूसरी बात क्या, जब ब्लू डाई की डिमांड कम हो जाएगी, जब जर्मन सिंथेटिक डाई आ जाएगी, उस समय क्या होता था कपड़ों के लिए ब्लू डाई की जरूरत है। ब्लू डाई के लिए नील, नील का मतलब इंडिगो उगाना पड़ता था इंडिया में, उसके लिए अच्छी खासा एनवायरमेंट था तो आराम से उगता था। तो किसानों को फोर्स कर दिया। अब किसानों ने बड़ी बड़े पूरे 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 खेतों में नील उगा दी, लेकिन पता चला जो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको नील की डिमांड ही नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? क्योंकि जर्मन सिंथेटिक डाई आ गई जो नील से बेहतर है, कपड़े अच्छे होते हैं, तो उन्होंने मना मना कर दिया। बट यहाँ तो उग चुके हैं ना, या तो खेती में फसल डाल दी पूरी, अब वो क्या करें बेचारे किसान, लेके जाना तो सामने वाला ले नहीं रहा, तो उनका तो पूरा पैसा डूब गया। तो रिवोल्ट के पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फेमिन भी बैकग्राउंड था फूड ग्रेन खत्म होने की वजह से, और मेन बैकग्राउंड था कमर्शलाइजेशन होने की वजह से, तो डिमांड कम होने के बाद उनको दिक्कत क्रिएट होगी। आइए जरा समझते हैं। सो इंडिगो प्लांटिंग में क्या है, इनिशियली प्रॉफिटेबल था क्योंकि ब्लू डाई की डिमांड बहुत ज्यादा थी, अच्छी थी यूरोप के अंदर। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो प्लांटेशन थे, जो प्लांटेशन जो मतलब जो मालिक होते थे जमीनों के, वो फोर्स करते थे, फोर्स पीजेंट टू ग्रो इंडिगो क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन की जगह किसको, इंडिगो क्रॉप, इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। सिर्फ ये सिर्फ इंडिगो ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज आती है कमर्शलाइज में। कॉटन आता है, जूट आता है, सिल्क आता है, ठीक है, ओपीएम आता है। तो चार चीज और है इसके अलावा, इंडिगो के अलावा चारों चीज नाम याद रखो, कॉटन, जूट, सिल्क, ओपीएम। तो मैं लिख देता हूँ कमर्शलाइज में चार चीजों, ये क्योंकि आप भूल मत जाइएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। मैं 2 मिनट यहाँ लिख देता हूँ वीडियो बंद करके। थोड़ा छोटा लिखो है ये समझाने के लिए कि ये 5 क्रॉप ऐसी थी मेनली जिनके ऊपर कमर्शलाइजेशन बहुत फोकस, क्योंकि इनका पैसा मार्केट में अच्छा खासा मिल रहा था। चलिए, आप 3 कटिया सिस्टम को मैंने जो आपको पहले बताया था तो उसमें 3/12 कर दिया था, मैंने भी नोटिस नहीं किया। बट 3/12 को अगर आप काटोगे तो 1/4 होता है। ये 1/4 का मतलब 25% होता है, जो कहीं ना कहीं गलत है। वो मैंने गलत किया, 3/12 3/20 था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने कर दी थी, बाद में आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब इसको ढंग से समझते हैं कि एक्चुअल में 3 कटिया सिस्टम क्या है। ये 3/12 नहीं था, इसको क्या है, इसको दोबारा मैंने पढ़ा अच्छे से, बुक के अंदर पढ़ा, वहां तो मुझे ढंग से मिला नहीं, मुझे ऑनलाइन मिला विकीपीडिया पे। तो समझते हैं क्या है इसका। इसका मतलब ये था पीजन फोर्स टू यूज देयर। अब जैसे मान चलो मेरे पास 1 बीघा जमीन है, तो उस 1 बीघा को ये 20 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 20 कट्ठा, ठीक है। और इंडिगो बोलते थे 3 कट्ठा पे तुमको इंडिगो उगाना है। मतलब मोटा मोटा बोलूं कि अगर किसी किसान के पास 1 बीघा खेत है तो उसको 20 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और उस 20 में से 3 पार्ट में वो क्या उगाना है, इंडिगो। तो इसको हम सही तरीके से क्या बोलते हैं, 3/20, कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे क्या उगाना है उनको, इंडिगो। तो 3/12 नहीं, 3/20 बोलना ज्यादा ठीक होगा। अगर मेरे पास 2 बीघा है तो मुझे कितने उगाना पड़ेगा, 6 कट्ठा पे, 6 कट्ठा खेत के ऊपर मुझे उगाना पड़ेगा इंडिगो। ये था 3 कटिया सिस्टम, 3 कटिया सिस्टम, ठीक है। चलो, अच्छा, अब इनको करना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से लाएंगे उगाने के लिए, तो इनको करना पड़ेगा एडवांस में पैसा लेना पड़ेगा, किससे, मनी लेंडर से। तो यहाँ ये किस में फंसेंगे, डेप्टर में, कर्जे, फिर कर्जा, फिर कर्जा, फिर कर्जा, मतलब ब्याज इतना हो जाएगा, असल से ज्यादा तो ब्याज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो जो चल रहा है जैसे काम चल रहा है। बाद में इनके बहुत सारे खुद के पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं। ये बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी बातें सुनिए, आपने जुडिशियल सिस्टम बना रखा है, तो आइए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बोलिए हमारी बातें सुनिए, उन्होंने जबरदस्ती हम डेप टेप लगा दिया, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात सुनती है और 29 मजिस्ट्रेट बनाती है, ठीक है। 29 मजिस्ट्रेट, ये 29 मजिस्ट्रेट कौन थे, ये 29 मजिस्ट्रेट वो थे जो उस समय उस इलाके के अंदर 29 प्लांटर्स थे। प्लांटर्स का मतलब जिनके पास जमीन थी, जो अपने जमीन पे इंडिगो लोगों से इंडिगो उगवा रहे थे, उन्हीं को मजिस्ट्रेट बनवा देते हैं। तो उसके लिए बड़ा फेमस डायलॉग है, जा रक्षक सा भक्षक, मतलब जो रक्षक है वही भक्षक है, मतलब जो हमारी रक्षा करने के लिए आ रहा है एक्चुअल में वही तो हमें लूट रहा है, तो ये क्या रक्षा करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अभी फार्म्स बिल आए, तो फार्म्स बिल के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अंदर 4 के 4 मेंबर वो थे जो कमेटी का पहले से सपोर्ट कर रहे थे, तो उस कमेटी की बात की है। तो सेम चीज, जो रक्षक है वही भक्षक है, तो वन वो प्रोटेक्ट अस इज द वन वो डिवोर्स अस। तो इससे क्या होगा, जनरेट लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द मासेस, तो इससे और बहुत गुस्सा आ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा इन लोगों का। आफ्टर इन अप्रैल 1860 में क्या होता है, रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द, क्योंकि इस समय तक जर्मन सिंथेटिक डाई की, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट कि एक रीजन में लिखना भूल गया, जर्मन सिंथेटिक डाई, ये जर्मन सिंथेटिक डाई आ जाती है मार्केट में, और इससे क्या होती है कि डिमांड ऑफ इंडिगो कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इंडिगो की डिमांड कम होगी तो भैया बता, जो इंडिगो की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, ये चीज है जिसे मैं गलत कर दिया, ठीक है। जब इंडिगो की डिमांड ही नहीं है तो इनको पैसा कहां से मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, अप्रैल 1860 में अंदर रिवोल्ट स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है,
गोविंदपुर से, नादिया डिस्ट्रिक्ट से। लीडर के नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। विश्वास ब्रदर्स है, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये दोनों भाई स्टार्ट करते हैं। इंडिगो फार्मर रिफ्यूज टू सो इंडिगो, मना कर देते हैं कि अब हम इंडिगो पैदा नहीं करेंगे, जो बच्चे को। और दूसरे साथ में रिफ्यूज टू पे दिया, जो रेंट बढ़ा के दिया उनके लिए भी मना कर देते हैं कि हम जो रेंट स्ट्राइक बोलते हैं, मतलब जो हायर रेंट आपने इंक्रीज करें ये हम आपको नहीं देंगे, रेंट स्ट्राइक इसको बोलते हैं। ही नहीं, कहां से दें। सेकंड चीज, एक चीज इस बारे में, ये जो थी ये फर्स्ट जनरल स्ट्राइक थी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीस। ऐसी स्ट्राइक पहले कभी हुई नहीं कि आप रेंट के लिए मना कर रहे हैं। बाद में पूरे पबना को बाकी आगे भी फैल गई, खत्म बात। तो इसके बारे में कुछ नहीं, आपको अगर पूछा जाए कि इस पूरे में आपको क्या याद रखना है, एक तो 3 कटे सिस्टम के बारे में याद रखिए क्या होता है 3/20 बस। दूसरा ये कि विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये दो भाई थे जो इसके लीडर थे इस रिवोल्ट के। कहां से स्टार्ट हुआ, गोविंदपुर जगह से, जगह का नाम गोविंदपुर, नादिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा आता है स्पेशल फीचर क्या थे इंडिगो रिवोल्ट के अंदर। तो पहला स्पेशल फीचर ये था कि इसमें इंडिगो फार्मर के अंदर यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड नहीं हुए जैसे कि मोपला रिवोल्ट के अंदर हो गए थे। साथ में बंगाली मिडिल क्लास ने सपोर्ट करा, इंटेलिजेंस लोगों ने अपने अपने, जैसे दीन बंधु मित्र करके बंदा था, उसने एक प्ले चलाया बंगाली प्ले जिसका नाम था नील दर्पण। इसके अलावा हर्षचंद मुखर्जी ने, एक हिंदू पेट्रोइट के जो एडिटर थे, उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में लिखा। तो इस तरह से जो बंगाली इन लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो इनके सपोर्ट पर, ये काफी बड़ी चीज रही। अच्छा, इस मूवमेंट का एक और नाम दिया नील विरोधी, नील विद्रोह। नील विद्रोह का मतलब है, नील का मतलब इंडिगो, इंडिगो को हिंदी में नील बोलते हैं, तो नील विद्रोह इसको बोला गया। इम्पैक्ट ऑफ दी ऑन इमर्जिंग नेशनलिस्ट की, ये जो रिवोल्ट था इसने बताया लोगों को कि रेजिस्टेंस करने का जो ट्रेडिशन है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आगे ट्रांसफर हो गया लोगों से कहां तक, मतलब जो आने वाले जो इमर्जिंग नेशनलिस्ट है, उसमें जिसमें आप जोड़ सकते हो जो उस समय के मोतीलाल नेहरू हो गया, या फिर उस समय के जो खास खास है दादा भाई नौरोजी हो गया, ठीक है, इस तरह के। तो उनके अंदर जो ट्रेडिशन है वो यहीं से आया, ठीक, मतलब ये एक काफी एक ये यहीं से नहीं है, मतलब ये बोलते ये भी फैक्टर प्ले करेगा। तो इम्पैक्ट ऑन इमर्जिंग नेशनलिस्ट समझ गए कि इंडिगो रिवोल्ट हैड लेट डाउन ए वैल्यूएबल ट्रेडिशन और रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। फिर गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया इंडिगो के खिलाफ, उसने कहा चलो ठीक है हम आपकी बात को सुनते हैं। इंडिगो कमीशन बनाया गया 1860 के अंदर, ठीक। इस इंडिगो कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो राइट्स है, मतलब जो किसान है, उनको आप इंडिगो उगाने के लिए कंपेल मत करो। दूसरा, ऑल डिस्प्यूट विल बी सेटल बाय द लीगल मींस, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट है उनको हम लीगल तरीके से हम सेटल करेंगे। साथ में क्यों क्यों मना करा उगाने के लिए, पहली बात तो आप पैसा टाइम पे दे रही हो, दूसरी बात उसकी डिमांड उतनी है नहीं, उगा देता उसके बाद मार्केट में उसको पैसा उतना मिलना है जितना पहले मिलता था, क्योंकि जर्मन से डाई आ चुकी है। तो उतना, जैसे मान चलो पहले इंडिगो के एक अज्यूम करते हैं कि एक इंडिगो की कोई कीमत आ रही 100 रुपए, अब उसको 50 से 30 40 रुपए मिल रहे हैं। तो वो बेटर है कि उसमें वो फूड ग्रेन्स उगाएगा, उसमें ज्यादा फायदा होगा। तो कमर्शलाइजेशन का फायदा उतना हो नहीं रहा उसको इंडिगो से, तो इसलिए रायत नॉट कंपेल्ड टू ग्रो। सेकंड, ऑल डिस्प्यूट विल बी सेटल बाय द लीगल मींस, लीगल तरीके से सेटल होगा। कोई भी डिस्प्यूट आई आप कोर्ट में आए, कोर्ट में बात करते हैं। और ये दोनों रिकमेंडेशन बाद में किस एक्ट में डाल दी गई, एक्ट ऑफ 1862। तो 1862 में, 1860 में, 1860 के अंदर कमीशन बनती है, 2 साल के बाद एक्ट तैयार हो, उस एक्ट के अंदर ये रिकमेंडेशन इंक्लूड कर दी जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिगो रिबेलियन इतना सक्सेसफुल क्यों रहा, कि इनकी डिमांड मान ली गई। उसका रीजन था हिंदू मुस्लिम ने यूनिटी दिखाई, डिवाइड नहीं हुई। दूसरा, बंगाली जो इंटेलिजेंस लोग थे उन्होंने सपोर्ट करा, जो लीडर थे वो खुद अपने आप में रॉयट थे, ठीक है, तो ये भी काफी बड़ी चीज रही। रॉयट्स के बारे में काफी ज्यादा पता था लीडर को, काफी कुछ मैक्सिमम लीडर तो खुद जो राइट्स को बिलोंग करते थे। न्यूज़पेपर, मास मीटिंग और डिसिप्लिन दिखाया, रॉयट ने किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करा, तो इसलिए ये सक्सेसफुल रहा। और यहीं से पता चलता है ये एक रिबल, इसलिए भी ज्यादा जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उनको पता चल गया कि अगर आप वॉलेशन वॉयलेंट नेचर का अपने रिवोल्ट को दिखाओगे तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान होगा, बहाना होगा आपको सप्रेस करने का। ये चीज आप नोटिस करिए, जो हमारे फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है, जो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर भी फिलहाल, उन्होंने हर तरह से पॉलिटिकल पार्टी को इससे दूर रखा है। और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से वॉयलेंट नेचर ना हो इनमें, उनको मना, कुछ भी हो जाए, आपको पुलिस मारे कुछ भी करे, आप उनके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने एक बार गलती से भी वॉयलेंट नेचर का आपने कर दिया, हाथ उठा दिया, कुछ भी कर दिया, तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एक मुद्दा मिल जाएगा और पूरे पुलिस फोर्स आर्मी को उनके ऊपर छोड़ देंगे और दौड़ दौड़ा के मारेंगे, उनको पूरा जो रिबेलियन है उसको सप्रेस कर देंगे। और ये बात यहाँ से, इस इंडिगो रिबेलियन से जो मॉडल इंटेलिजेंस जो लोग आने वाले जो नेशनलिस्ट हैं उनको समझ में आ गया कि पीसफुल जो अगर आपको रिवोल्ट करना है तो उसका फायदा कितना ज्यादा होता है। अब एक आता है पबना रिबेलियन। पबना रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, ईस्ट में, वेस्ट में नहीं, ठीक है, 70 से 85 के अंदर। क्या रीजन थे, जमींदार जो है उन्होंने रेंट बढ़ा दिया लीगल लिमिट से ज्यादा, जितना लोगों की बस की नहीं उससे ज्यादा तुम लोग रेंट ले रहे हो। साथ में डिस्ट्रॉय द टीनेंट, अभी अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लेजिस्लेशन पास हुए और ऑक्यूपेंसी दी गई किसको, जो पहले से फॉर्मर थे। इन्होंने बोला कि आपके जो ऑक्यूपेंसी टीनेंट थे उनको खाली कर, जबरदस्ती जमीन खाली कर ली,
ठीक है, उनको वापस से क्या बना दिया, रेंट वाले की तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम इस पे वही हो, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेचर पास कर दिए गए थे इसके लिए, बट स्टिल कोई फायदा नहीं है। जो जमीन पे पहले किसान थे, पहले वो इसी बात के लिए लड़ रहे थे कि हमें ये जमीन हमारी है, हमको दो, दे दिया गया, लेकिन इन जमींदारों ने नहीं मारा, उनको वापस से बोला नहीं तुम्हारी कोई जमीन नहीं है, तुम यहाँ पे किराएदार की तरह ही हो। तो ये दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। अच्छा, रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ? रिवॉल्ट स्टार्ट होता है यूसुफ शाही परगना, जो पबना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां से, बंगाल के अंदर, तो वहां से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। ये भी रेंट स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि ऊपर रेंट स्ट्राइक हुई थी इंडिगो के अंदर, जमींदारों को चैलेंज करते हैं कोर्ट में कि हम पैसा नहीं देंगे तुमको। अच्छा, इसके क्या स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे एग्रियन लीग बन जाती है, ये सारे लोग मिलके जो पीजेंट थे ये एग्रियन लीग बना लेते हैं, और इस लीग को अपोज करते हैं उस समय के प्रो लैंडलॉर्ड न्यूज़पेपर, जैसे अमृत बाजार पत्रिका काफी फेमस न्यूज़पेपर था, लेकिन ये किसका था? ये न्यूज़पेपर था जो मालिक होते थे, जो जमींदार होते थे, जो लैंडलॉर्ड उनका। तो वो इसकी एग्रियन लीग फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, उल्टा, क्योंकि वो तो उनके खिलाफ जा रहा है ना। प्लस ये लीगल रेजिस्टेंस था, किसी भी तरह का यहाँ भी वायलेंट नहीं दिखाया गया, कोई वायलेंट नहीं, सीधा लीगल कोर्ट में लड़ रहे थे लोग। नाइदर अगेंस्ट जमींदार सिस्टम नो, तो ना तो ये जमींदारों के खिलाफ थे, ना ही, मतलब इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हम तो जो क्वीन की जो इंग्लैंड की जो महारानी है, उनके किसान है, उनके रॉयट्स हैं, और उन्हीं के रहेंगे जिंदगी भर। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं हमें तुम्हें भगाना नहीं है, हमें तो बस हमारे जो इमीडिएट ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल चाहिए, बस उनको खत्म कर दो आप कैसे भी। तो कॉलोनियल रूल के खिलाफ भी नहीं थे, ना ही ये जमींदारी सिस्टम के खिलाफ थे। साथ में अगेन बंगाली इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलेक्चुअल ने इनको सपोर्ट करा, जैसे कि इंडिगो रेबेलियन में करा, जैसे बीसी चटर्जी हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी रोमेश चंद्र दत्त, तो इन्होंने इसको सपोर्ट करा। साथ में एक इंडियन एसोसिएशन है जिसको लेड करते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन ये इंडियन एसोसिएशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करा किसको, पबना रिवोल्ट को। साथ में यहाँ भी हिंदी मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। मेन लीडर कौन से? केसी सेन, ईश्वर चंद्र, इस रिवोल्ट के, पबना रिवोल्ट के मेन कौन थे? केसी सेन, ईश्वर चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल, तो ये इनके नाम आते हैं। गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? बंगाल टीनेंसी एक्ट पास किया 1885 में, और उसमें बोला कि ठीक है, जो भी जो किसान है, जो टीनेंट है, उनको हम जमींदार के ऑपरेशन से बचाएंगे, उनको जमींदार उनकी जमीन खाली करवा नहीं सकता, ना ही उनसे ज्यादा रेंट ले सकता है। तो ये बात हुई इंडियन टीनेंसी एक्ट 1885 के अंदर। अब आता है कि इसमें हमको सर याद क्या रखना है पूरे के अंदर। तो इस पूरे में तुमको एक तो मेन चीज कि पबना रिवोल्ट हुआ क्यों, ऑक्यूपेंसी टीनेंसी, ये वर्ड याद रखिएगा उसके पंख चक्कर में। दूसरी चीज, कहां से स्टार्ट हुआ? यूसुफ शाही परगना से, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसके बारे में कि ये तो खैर नहीं याद रखिएगा कि लैंडलॉर्ड जो थे, पोर लैंडलॉर्ड न्यूज़पेपर, अमृत बाजार पत्रिका, उन्होंने इसको अपोज करा, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि इनके खिलाफ था, मतलब ना तो कॉलोनियल रूल के खिलाफ था, ना ही जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था, ये अपने बस इमीडिएट जो ग्रीवेंसेस हैं उसका रिड्रेसल चाह रहे थे। लेकिन याद नहीं रखना, इन लीडर्स के नाम याद रख लीजिएगा जो इस रिवोल्ट के थे, केसी सेन, ईश्वर चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल। साथ में ये बंगाल टीनेंसी एक्ट पास हुआ जिसने जो भी इनके ग्रीवेंसेस है उसका रिड्रेसल कर दिया। तो इस तरह 3 पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट, और ऊपर 1 पॉइंट ये रहा, ये वाला, ये और ये 2 पॉइंट ऑक्यूपेंसी, बस 3-4 पॉइंट है पूरे पबना रिवोल्ट में। मैं शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगा इसके, तो ये 4-5 पॉइंट ही डालूंगा बस वहां पे। अब आता है अगला, डेक्कन रिवोल्ट। तो डेक्कन रिवोल्ट 1875 में होता है। इसका रीजन क्या है? वही, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं रायतवाड़ी सिस्टम के अंदर, रायतवाड़ी मतलब डायरेक्ट रॉयल्स के साथ। साथ में जो मनी लेंडर है उनका डेप्ट अब इतना ज्यादा है कि लोग उसमें मरे जा रहे हैं, मनी लेंडर ज्यादातर बाहर वाले हैं, आउटसाइडर है, ठीक है। तो इनको बोलता है वनीज या बनियाज, ठीक है। और कुनबी क्या होता है? कुनबी होता है कल्टीवेटर कास्ट। तो ये आ सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में बनियाज क्या है, बनीज क्या है, या कुनबीज क्या है, या ये बनीज कुनबी किससे रिलेटेड है? तो आप बोलेंगे बनीज कुनबी जो डेक्कन रिवोल्ट से रिलेटेड है, डेक्कन रॉयड से रिलेटेड है। तो ये नाम याद रखिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पिंक पेन से किया हुआ। साथ में ये बोला कि जो कॉटन प्राइजेस हैं उसकी जो वर्ल्ड जो अमेरिकन सिविल वॉर होती है उसके बाद इसकी प्राइजेस जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है मार्केट के अंदर। साथ में क्यों डाउन हो जाती है? डिमांड जो थी वो मैंने अमेरिका के अंदर ही थी, अमेरिका में जब वो सिविल वॉर होगी तो वहां डिमांड खत्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन आ गई। गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि लैंड रेवेन्यू को 50% बढ़ा देंगे, ये भी एक रीजन रहा। साथ में बहुत बुरा हार्वेस्ट, बारिश हुई नहीं है, उसकी वजह से जो इतनी फसल होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। तो ये 5 रीजन है डेक्कन रॉयट्स के, पांचों के पांचों रीजन आपको एज इट इज याद होने चाहिए। तो आपने देखा यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं आते डायरेक्टली कि ये क्वेश्चन में ये रीजन भी दे दिया था, इनमें से कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन नहीं है। तो इसलिए हम हर चीज नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है जो भी आउटसाइडर है, ये बनिया जो पैसा ज्यादा ले रहे हैं, इनका सोशल बाइकआउट करो। सोशल बाइकआउट मतलब हर तरह से सोशली इनको बाइकआउट करिए। बाद में ये सोशल बाइकआउट जो है ना, ये रॉयट्स में, दंगों में तब्दील हो जाता है। तो ये जाते हैं मनी लेंडर के घर को लूट लेते हैं, उनको मनी लेंडर को मार देते हैं, उनके शॉप्स को लूट लेते हैं। तो अभी तक जो दोनों रिवोल्ट थे, वेदर इट्स पबना और इंडिगो, वहां पे कहीं भी वायलेंट नेचर नहीं था।
इसके अंदर डेक्कन रिवोल्ट में वायलेंट नेचर आ गया। बाय जून 1875 पूना एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, पूरी पूना डिस्ट्रिक्ट और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जल गई है, जल के मतलब वहां पे दंगे हो रहे हैं। अच्छा, स्पेशल फीचर क्या है इस रिवॉल्ट के कि यहाँ पे भी किसी तरह के एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस नहीं था। मैंने बोल दिया इस बार, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस नहीं था, क्यों नहीं था? कि उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सीधा वही इमीडिएट ग्रीवेंसेस, मतलब सीधा मनी लेंडर के खिलाफ जा रहे हैं। कोई इनको ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं भगाना, सीधा मनी लेंडर जो है उनको भगाना चाह रहे हैं बस। साथ में यहाँ भी नेशनल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिला, स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र। उसमें से आएगा पूना स्वराज सार्वजनिक सभा, जिसको लेड करते थे जस्टिस रनडे, ठीक है। तो ये रनडे वही एमजी रनडे, तो ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने सपोर्ट करा डेक्कन रॉयट्स को, मतलब डेक्कन रॉयट्स को, डेक्कन रिवोल्ट को। बाद में रॉयट्स में तब्दील हो गई, एक अलग बात है। गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? अब गवर्नमेंट तो भैया आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जब भी ऐसा आते हैं तो वो दंगे कर रहे हो ना तुम लोग। तो गवर्नमेंट ने हजारों किसानों को पकड़ा, अरेस्ट करा और बुरी तरह से इसको सप्रेस कर दिया। लेकिन फिर बाद में उनको लगा नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या बना, डेक्कन रॉयट कमीशन ने स्टेबलाइज किया कि ये दंगे क्यों हुए, इसकी इंक्वायरी करने के लिए। और बाद में इनको जो भी चीज इनको समझ में आई तो उसके लिए उन्होंने फिर डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास किया, क्योंकि उनको पता है कि उस समय भाई किसानों के पास खेती कुछ हुई नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, कहां से इतना पैसा देंगे जमींदारों को। तो रिलीफ के लिए डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 में पास हुआ और इसमें बोला गया पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन एलिनेशन ऑफ द लैंड ऑफ द पीजेंट, कि आप जो किसान है उनकी जमीन नहीं ले सकते। एलिनेशन का मतलब है बाहर वाले आग लोगों की जमीन नहीं ले सकते, उनकी जमीन इनके पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो रेंट नहीं दे पाए तो तुम उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हो, ठीक है। मोपला, अब नेक्स्ट आता है मोपला। तीन पढ़ लिए हमने, तीन मेन थे यहाँ पे प्री के पोस्ट में, इंडिगो, पबना और डेक्कन। तीनों के तीनों मैंने पढ़ लिए। तीनों में इसमें पॉइंट बता दो कौन से याद रखने इसमें। डेक्कन के अंदर तो डेक्कन में एक तो वनी कुनी से याद रखने, थोड़ा सा ये नाम ही हो जाएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। रीजन तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही रखे हैं। साथ में सोशल बॉयकॉट से स्टार्ट होता है। किसने सपोर्ट करा? एमजी रनडे, जस्टिस रनडे की एसोसिएशन, जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा ने। और बाद में इसके कंपल्सेशन के लिए डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास होता है 1879 में। तीन पॉइंट है अभी। मोपला, अब मोपला के बारे में बात करी थी पूरा पिछली बार, तो इसके बारे में बात नहीं छोड़ देता हूँ। बट इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे जो प्रीस्ट, जो मौलवी, जो लीडर थे, उनका नाम था अली मूसलियार। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने पिछली बार इसके बारे में बात नहीं की थी, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट एग्जैक्टली 100% सेम है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है। तो कुछ एडिशनल अदर पॉइंट नहीं है। इनके लिए मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं प्री 1857 अपराइजिंग का, वहां मैंने बात कर रखा है। रामोसी के बारे में बात किया हुआ, तो ये भी मैं बात नहीं करूँ, ये भी मैं पहले बात करके आ चुका हूँ। इसमें ध्यान रखिएगा, पहला 1822 में होगा, दूसरा 1825 और ये 1879 है। वहां थोड़ा सा मैं डेट में गड़बड़ कर दी थी, ये 1879 इसलिए तो मैंने पोस्ट 1879 में इसको लिख रहा हूँ। वहां अगर मैं बात करता हूँ, वहां शायद मैंने इसमें गड़बड़ लिखी थी, 1829 1879 नहीं लिखा था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से इसमें मैं वहां पे डेट में सही नहीं लिखा था। मूसी का है, कच्छ रामोसी, ये देखिए ये 1829, 829 नहीं 1879 है वो, ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे 1879, ठीक है। इसलिए अब इसको हम दोनों जगह डाल सकते हैं, प्री में भी और पोस्ट में भी। तो 1879 रिवोल्ट में क्या होगा कि ब्रिटिशर डिपोज राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा, और उसमें जो लीडर होंगे, लीडर कौन होंगे? वासुदेव बलवंत फाड़के। तो ये लीडर का नाम वहां नहीं था, वहां से यही था कि पहले वाला रिवोल्ट को किसने लीड किया? चतुर सिंह ने। दूसरे वाले को उड़ना जी ने, और तीसरे वाले में कौन आ जाएंगे? वासुदेव बलवंत फाड़के। तो ये लीडर का नाम है। ये तीसरा एडिशनल पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। साथ में और चलते हैं, कोया पे बाद में आते हैं। पहले कूका देख लेते हैं। कूका भी हमने पढ़ लिया पूरा, तो कूका भी एग्जैक्टली सेम वही है। भगत जवाहर सिंह, बाबा बालक सिंह, बाबा राम सिंह, ये बिल्कुल सेम 100% सेम है। मुंडा में आते हैं, मैं कोया पे आता हूँ बाद में, पहले मुंडा पे आते हैं। तो मुंडा में बात करा था मैं, तो मुंडा रेबेलियन के बारे में हमने ऑलमोस्ट पहले सब पढ़ लिया। 1874 से 1901 तक के बीच में ड्यूरेशन, ये दूसरा है। उस समय हो और मुंडा में जो होता है ड्यूरेशन, बट मेन यही है। उस समय जो प्री में हमने पढ़ा, प्री में चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, प्री में छोड़ के मेन में प्री पोस्ट में पढ़ना है। अलग चीज बताता हूँ जो अलग मैंने करा है पहले, तो इसको चलो इसको दोबारा बताऊँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस साल यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन वही छोटा नागपुर, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। रीजंस क्या थे कि मुंडा सिस्टम ऑफ कॉमन लैंड होल्डिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंट्रूजन ऑफ द जागीरदार, रेवेन्यू फार्मर एंड मनी लेंडर, वही आउटसाइडर जो आ गए उनकी वजह से। तो ये किसके खिलाफ थे? कुनकटिया सिस्टम, जॉइंट टेन्योर के खिलाफ, और बेथ बेगारी, फोर्स लेबर के खिलाफ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये दो सिस्टम जिनके खिलाफ ये मुंडा जो है रिबेल करते हैं। रिबेल किसके नाम करते हैं? बिरसा मुंडा, मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा का नाम। अच्छा, मूवमेंट हैड ए डिस्टिंक्ट कनेक्शन विद क्रिश्चियनिटी। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा समझदार बनते हैं और ये बोलते हैं काम करते हैं हम सब लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं। क्योंकि अगर ये क्रिश्चियन बन जाएंगे तो उस समय जो मिशनरी थे, स्पेशली जर्मन मिशनरीज, वो इनको मदद करेंगे जमींदारों के खिलाफ जो इनका एक्सप्लोइटेशन उसको बचाने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के बाद में भी जर्मन मिशनरीज इनको बचा नहीं पाते जमींदारों से।
तो फिर ये लोग गुस्से में, दिमाग खराब होता है इनका, और ये कर देते हैं रेवेलियन। और क्या करते हैं, जितने भी आउटसाइडर थे उनके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। और इनका जो लीड कौन करता है, वीरसा मुंडा। तो ये जो होता है ना कि मुंडा सरदार, जितने भी सरदार, सारे मुंडा सरदार टर्न अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर एंड फाइनली रोज इन ए रिबेलियन। इसको हिस्ट्री में बहुत ही फेमस नाम दिया गया, उल्लू गुलान या द ग्रेट टर्मलेट। ठीक है, ये हिस्ट्री का अंदर बहुत फेमस नाम है, सारी किताबों के अंदर है। आप इसमें देखोगे, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। इवन आप इस बुक में देखोगे, इसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन है। और ये बुक ऐसा नहीं है कि अभी की है, मतलब इसी साल छपी हुई है, ये बुक बहुत पहले से चल रही है। मैं आपको एक सेकंड वीडियो रोक के दिखा देता हूँ। आप इस बुक के अंदर देखिए क्लियरली, इस बुक के अंदर जो है ये जो वर्ड लिखा हुआ है, देखो क्या, द मुंडा सरदार टर्न अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर एंड फाइनली रोज इन रिबेलियन नोन एज उलुगुलान लेड बाय द वीरसा मुंडा। उलुगुलान या द ग्रेट टर्मलेट। अब ये जो किताब है ये 2018 की है, मतलब अभी की नहीं है, 2000 पीडीएफ बहुत पुरानी है, 2018 की किताब है। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ अभी वाले। ठीक है, इस साल यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, बाद में नोट्स से बात करते हैं। जो 2020 का यूपीएससी क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। ये रहा, with reference to the history of India, Ulugulan or the Great Tumlet is the description of which of the following event? बताओ, आंसर दो, जवाब दो ऑप्शन में। एग्जैक्टली डी। तो मैं आपको ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ इससे कि जो डायरेक्टली वहां मेंशन था, और ऐसे भी नहीं कि उस बुक के अंदर या किसी बुक के अंदर बहुत सिंपल मेंशन, इसको बकायदा उसने रेड कलर के बना के बता रखा है कि भाई इस पूरे के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टिंक्ट कनेक्शन विद क्रिश्चियनिटी ये इंपॉर्टेंट है, और एक वीरसा मुंडा, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे नोट्स में आओगे तो आप अगर मेरे नोट्स देखो, जो मैंने नोट्स बनाए मेरे, उसमें भी आप पॉइंट क्लियरली मेंशन करोगे कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको पिंक कलर से कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। जैसे इसमें आ जाइए आप, मैं अपने नोट्स में आता हूँ आपको लेके, ये देखो ध्यान से। तो यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट होता है या तो ग्रीन या पिंक कलर था, कोई जैसे तो एक किसके खिलाफ था, उसमें भी ओलू गुलान द ग्रेट रूमलेट, वीरसा मुंडा देख लो, आ सकते हो। तो ये एक्चुअली क्रिश्चियनिटी वाला ये मैंने तो ग्रीन और इस करके बताने का मकसद ये होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अलग से दिख जाए। और यूपीएससी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है कोई भारी, और इसको लोगों ने बोला बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कहां से डिफिकल्ट है, किताबों में डायरेक्ट दे रखा है भाई। कई लोगों ने बोला ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं था, ये बुक्स के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है। अच्छा, वीरसा मुंडा के बारे में बात करते हैं। तो वीरसा मुंडा ने खुद को बोला कि ही वाज दी मैसेंजर ऑफ द गॉड, ऐसे बोला कि मेरे पास बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है, कोई किसी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं हील कर सकता हूँ, इस तरह की मिरेकुलस पावर बोली गई। 6000 लोगों की आर्मी खड़ी कर दी इसने, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन था वुमेन्स का भी। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये सब हथियारों से जो थे, इन हथियारों के नाम तलवार, भाले, ठीक है, बो एंड आरो, इनसे लड़ते थे। सामने वाले के पास क्या था, बंदूकें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे रिवॉल्ट के देखने को मिली कि ये आउटसाइडर के खिलाफ तो गए, लेकिन सारे आउटसाइडर के खिलाफ नहीं गए। दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर नॉन ट्राइबल पीपल जो थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक नहीं करा। गरीब जो नॉन ट्राइबल, उनके जो अमीर थे उन सबको छोड़ा नहीं उन्होंने जब इन्होंने रिवोल्ट किया। तो अब सप्रेशन कैसे होगा भैया, जब तुम हथियार उठाओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे। तो बहुत ही बुरी तरह रूथलेसली सप्रेस बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, वीरसा को अरेस्ट कर दिया और बाद में वो जेल के अंदर मर गया, डेथ हो जाती है। पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो देना था कॉन्सुलेटिव पॉलिसीज में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको खुश करने के लिए छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट पास करती है 1908 में। और इस एक्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को खुश करना पड़ता, मजबूरी है इसकी, क्योंकि उन्हें बार बार, अब देखो हमारे, देखो किसान के फार्म बिल्स के चक्कर में क्या बोला कि 1.5 साल तक हम इसको पोस्टपोन करते हैं, 1.5 साल तक कमेटी बनेगी। और 1.5 साल, उनको पता है कि इतनी मेहनत से इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अगर इनको अभी नहीं भगाया, अगर किसी भी तरह से उनको अभी अभी नहीं भगाया, तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा यूएन के अंदर कि तुम्हारे किसान इतने टाइम से। आप सोचो, देखो 1.5 साल तक इनको ठंडा कर देते, बस्ते में डाल देते। 1.5 साल तक जो भी किसान ज्यादा पंगा कर रहे थे, या तो उनके ऊपर केस लगा देते, या जो जो मेन नेता थे उनको जेल में डाल देते, धमका देते, या रिश्वत दे देते। और 1.5 साल के बाद ये पूरी तरह से जो रिवोल्ट, जो किसान का जो आंदोलन था, पूरी तरह से कमजोर हो जाता। ये प्लानिंग थी। बट समझदार रहे थे किसान, उन्होंने बोला कि 1.5 साल नहीं, अब भी ये सब पूरा खत्म करना कहानी। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट चाले चलती है। खैर, तो यही सेम गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1985 में वही किया कि जॉइंट फार्मिंग को रिकॉग्नाइज दे दिया। और बेथ बेगारी जो था, जो इनकी मेन प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम ये तो थी इनकी कि कुड काटी सिस्टम, जेन टोनियर और फोर्स लेबर, तो वो दोनों प्रॉब्लम इन्होंने रिसॉल्व कर दी। चलिए, अब आता है लेटर पीजन मूवमेंट। लेटर पीजन मूवमेंट ये कौन सी मूवमेंट है, ये मूवमेंट वो होगी जिसके अंदर इन्फ्लुएंस होगा किसका, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, कि जो भी मूवमेंट होने वाली है, कौन सी, जो पोस्ट 1857, इनका फीचर, इसमें नई चीज क्या है पहले वालों से। तो ये बिल्कुल आ सकता है कि पोस्ट 1857 मूवमेंट्स में क्या चीजें अलग थी पहले वाली मूवमेंट से बात करें तो आइए जरा बात करते हैं क्या क्या चीजें अलग है। सबसे पहली चीज, इन लोगों को ग्रेट, बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी कॉलोनियल पॉलिसीज और लॉ के बारे में। पहले वालों को, लोगों को इतनी अवेयरनेस थी, इनको सब पता है कि क्या पॉलिसीज है, क्या लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल लीगल वे में काम कर रहे हैं काफी हद तक। अगर मैं इसको हटा दूं मुंडा को, तो अभी तक कहीं भी आपने देखा हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं।
स्पोक पर्सन जो होते वो एजुकेटेड मिडिल क्लास होते थे, जो बात करते थे लोगों से आगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्राइबल से तो बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं था। इनके जो स्पोक पर्सन होते हैं वो एजुकेटेड मिडिल क्लास को ही, जो लोग होते थे वाकई इनकी तरफ से लोग प्रेस से या पब्लिक में अंदर बात करते थे। जो भी प्रोटेस्ट था वो ज्यादातर किसके खिलाफ था? मनी लेंडर्स के खिलाफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं था। ग्रेट अवेयरनेस ऑफ द वाइडर पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ द कॉलोनियल स्टेट, इनको पता था कॉलोनियल स्टेट एक्चुअल में क्या चाहती है, तो उस हिसाब से उनको डील करने के लिए डीलिंग, जैसे क्या बोला उसमें रिवेलियन के अंदर कि हम तो किसके, जो पपना पपना कहता है कि हम तो क्वीन के ही राइट्स हैं, उन्हीं के रहेंगे हमेशा। तो इस तरह से मतलब उनको खुश करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, तुम जैसे हमारे इमीडिएट ग्रीवेंस को रिड्यूसल कर दो, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं। साथ में जो जंगल था वो अनक्वाइट था। अभी तक तो क्या था पुराने टाइम में कि जंगल शांत रहता था, इस बार जंगल शांत नहीं है। जंगल में मतलब मिनिमली, इसका रीजन ये था क्योंकि ब्रिटिशर वर ड्रॉन टू द वास्ट फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को जंगल की लकड़ी चाहिए शिप बिल्डिंग के लिए, साथ में रेलवे कंस्ट्रक्शन की लकड़ी चाहिए, तो इसलिए जब इसलिए वो जंगलों में घुस रहे हैं और जंगलों के अंदर पंगे हो रहे हैं। इससे पहले कहीं भी ऐसा जंगलों में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, जो भी था मोनली प्लेन, और प्लेन से ज्यादा ये था कि जंगलों की मतलब बेसिकली फॉरेस्ट एक मैटर नहीं था। बट हाँ, यहाँ फॉरेस्ट भी एक रोल रहेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स बाद में उंगलियां करेंगे इनके साथ टिम्बर्स के लिए, टिम्बर के लिए। तो ये कुछ फीचर हैं जो 1857 में, सारे नहीं, ऐसे मैंने ये नहीं, हर रिवॉल्ट के अंदर ये नहीं है, कुछ मिला के कंबाइन करके इस तरह आप बोल सकते हो। बाकी आप जब इनमें पढ़ ही रहो, कुछ कुछ आपको चीजें एडिशनल मिले वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया था यहाँ तक, जो जो पढ़ले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंडिगो पढ़ा, फिर पवना पढ़ा, डेक्कन पढ़ा, मपला पढ़ा, मोपला, रमोसी पढ़ा, कोया नहीं पढ़ा था, कोया छोड़ दिया, मैं कोया देख लेता हूँ। कोया 87 80 में होता है। कोया को खोया से याद रख लो, खोया। ठीक है, तो कुछ भी आता है तो कोया खोया। ईस्टर्न गोदावरी रीजन में होता है आंध्र प्रदेश में, साथ में उड़ीसा के अंदर होता है मलकानगिरी। मेनली तो ये यहाँ रहता है मलकानगिरी रीजन जो है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अच्छा रीजन क्या थे कि फॉरेस्ट राइट, वो अब ये जो पॉइंट था ना, अभी मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट में टिम्बर वाला वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। लास्ट में जो पॉइंट बताया ना कि टिम्बर की जरूरत पड़ी, तो इसमें देखो इरोजन ऑफ द फॉरेस्ट राइट, एक्सप्लोटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन टॉडी, टॉडी वही दारू की तरह जो लिक्विड था, वो मतलब जो पेयजल था वो बनाने के लिए, तो इन सब पे रिस्ट्रिक्शन थी। ये रीजन थे, तो ये रीजन तो आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, रीजन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लीडर का नाम क्या है? तोमा डोरा। तोमा डोरा, जो अपने आप को खुद को क्या बोलता था? किंग ऑफ मलकानगिरी, लेकिन उसको बाद में मार दिया गया। तो इनके मरने के साथ ही ये जो रिवोल्ट था वो खत्म हो जाता है। बट खत्म होने के बाद में दोबारा से होता है 18 ये 79 80 में खत्म हो जाता है, लेकिन वापस से 86 में दोबारा से ये रिबेलियन होता है। इस बार कौन लीड करता है? राजा अनंतयार। बट ये थोड़ा सा प्रो नेशनलिस्ट नेचर का होता है, वो इंडिपेंडेंस चाहिए, बुर भगाओ, ये करो, ऐसा था। तो यहाँ हमको क्या याद रखना है? कोया से रीजन मलकानगिरी। साथ में ये तीनों के तीनों रीजन इंपॉर्टेंट है। मेन लीडर कौन था? तोमास होरा, जो अपने आप को किंग ऑफ मलकानगिरी बुलाता था। खाली ये छोड़ भी सकते हो। और दोबारा जब हुआ तो किसने लीड किया? राजा अनंतयार। 3 पॉइंट। कुका हमने पढ़ लिया है, मुंडा पढ़ लिया है, मुंडा के अंदर क्वेश्चन देख लिया उलू गुलान वाला। देर आफ्टर रंपा के बारे में बात करते हैं। रंपा ये 1870 80 में होता है। ये कहाँ होता है? नॉर्थ ऑफ गोदावरी। रंपा रीजन जो कहाँ पर है? गोदावरी के नॉर्थ में, वहां ये रिवोल्ट होता है। रीजन क्या है? वही मनी लेंडर, सबका रीजन वही रहने वाला है, मनी लेंडर और फॉर्म्स लॉ। फॉरेस्ट लॉ में क्या करेंगे? जंगलों में इनकी लकड़ी जो है इनको जंगलों में काटने नहीं देंगे, पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो अगेन वही दो रीजन है। सप्रेशन कैसे होगा? लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन होगा। सेवरल रंपा रिवोल्यूशनरी वर अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू अंडमान। अरेस्ट करके अंडमान में काले जेल में भेज देते हैं उनको। तो ये भी बड़ी बुरी बुरी तरह से सप्रेस किया गया। हमें क्या याद रखना है? हमें तो सर एक तो ये याद रखना है कि इसका जगह लोकेशन क्या थी, रीजन क्या है, वही फॉरेस्ट लॉज और मनी लेंडर्स, साथ में कुछ लीडर के नाम। जैसे जो रंपा रेबेलियन होता है 1920, स्टार्टिंग में तो ये बहुत लंबा चलता है, स्टार्टिंग में तो कुछ कोई खास लीडर है नहीं, लेकिन जो 1922 में होता है, मतलब बाद में जब हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो भी चरम सीमा पे अपनी पे, तो उस ड्यूरेशन में एक आउटसाइडर आता है जो इस जगह को बिलोंग नहीं करता, बट वो पता है कि ये जो बेचारे जो ट्राइबल्स लोग हैं ये अपनी बातें पहुंचा नहीं पा रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का बुरी तरह से दमन कर रहा है। तो वो आके फिर इसको लीड करता है और एक बहुत बड़ी आवाज बनती है इनकी। मतलब बहुत हद तक, वो काफी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी बार बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स को बैकफुट पे फेंक देता है। तो उस बंदे का नाम है अलूरी सीताराम राजू। एक आउटसाइडर थे, लेकिन इनके कामों की वजह से इनको इस समय फोक हीरो, मतलब एक देवी देवता के बराबर इज्जत है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश क्यों? क्योंकि ध्यान करिए, ये जो रीजन है ये आंध्र प्रदेश को ही बिलोंग करता है। तो इस मतलब आंध्र प्रदेश पूरे साउथ इंडिया में एक है, बट फिलहाल इसको आप ये जान सकते हो कि ये जो सीताराम राजू है, इसको आंध्र प्रदेश के अंदर एक फोक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। अपने आप को बुलेट प्रूफ बोलता था, बट बाद में बुलेट प्रूफ बोलता था, लेकिन आपको बताइए 1924 में मार दिया गया बुलेट से ही। तो बुलेट प्रूफ को बुलेट से उड़ा दिया सीताराम राजू। स्टिल आंध्र प्रदेश के अंदर फोक हीरो है। रीजंस क्या है? रीजंस ये है कि ब्रिटिश लॉ के खिलाफ
इरोजन ऑफ द फॉरेस्ट, वो सब सारे रीजन तो सेम ही है। खैर एक इंपॉर्टेंट ये दो रीजन तो पहले वाले ही हैं, ठीक है। फर्स्ट लेबर इन द रोड कंस्ट्रक्शन, की जबरदस्ती किसानों इनको लेबर्स को ट्राइबल्स को पकड़ ले जा रहे हो और जो रोड बना रहे हो उसके अंदर जबरदस्ती इनसे काम करवा रहे हो। एक और रीजन आ गया रिस्ट्रिक्शन ऑन देन पॉडू सिस्टम। पॉडू सिस्टम में देखो सिलेक्शन बर्न सिस्टम, मैं पहले बात कर चुका हूँ सिलेक्शन बर्न सिस्टम के बारे में। तो ये कुछ इस, हालांकि अगर आपसे आ जाए कि रंपा रेबेलियन के बारे में आप लिखो तो आप कैसे लिखोगे, इनिशियल रीजन तो ये था, ठीक है, और बाद में जब दोबारा रिवोल्ट होता है उसके रीजन ये थे। तो आपको दोनों इस तरह से लिखिएगा, ज्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आता है किसान सभा मूवमेंट, इसका रीजन क्या था, यूपी। रीजन इंपॉर्टेंट, किसान सभा किसने बनाई, गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी, मिश्रा जी और द्विवेदी जी ने, ठीक है। 1815 में स्टार्ट, 1918 में स्टार्ट हुआ और एक साल के अंदर लगभग 450 ब्रांच होगी ऑल ओवर इंडिया। रीजन क्या थे, वही कि 1857 की क्रांति के बाद अवध के तालुकदार को क्या क्या, क्या प्रॉमिस किया गया, याद करो, जो 1857 रिवॉल्ट बताया मैंने कि तुमको तुम्हारी जो भी चीजें वापस दे देंगे, तो वो पीछे हट जाता है। तो अवध तालुकदार को जो इनके लैंड वापस मिल जाता है, तो ये अब गुस्सा अपने किसको पर निकालेंगे, किसानों के ऊपर। और वहां पे ये जो भी इनकी भरपाई करने के लिए बहुत ज्यादा रेंट लगा देते हैं, बेदखल कर देते हैं उनको, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इलीगल लिवीज हो गया, ये रिन्यूअल फीस या नजराना कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, दोबारा से चाहिए तो नजराना पेश करना पड़ेगा, तब आपको आपकी जमीन दोबारा मिलेगी। तो ये रीजंस की वजह से ये पीजेंट रिवोल्ट कर देते हैं। साथ में एक और रीजन है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाता है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने की वजह से फूड ग्रेन्स की, खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको कि ये जो किसान सभा मूवमेंट जो होती है क्यों होती है, उसकी बैकग्राउंड ये रहा, बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया। कौन स्टार्ट करता है, गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गांव थे जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वहां नेहरू खुद आते हैं विजिट करने के लिए। आते नहीं, एक्चुअली उनको इन्वाइट किया जाता है। कौन इन्वाइट करता है, बाबा रामचंद्र। तो आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू ने जो विजिट विलेज करे वो किस मूवमेंट के अंदर करे, तो आप बोलोगे किसान सभा मूवमेंट। किसने बुलाया, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। बाद में क्या होता है, एक साल के अंदर ही, लगभग 2 साल के अंदर, कि इनके जो ऊपर जो हाईएस्ट रैंक है वहां डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और डिफरेंस क्रिएट होने के बाद में जो किसान सभा मूवमेंट है उसके, ये जो है किसान सभा मूवमेंट, इसके अंदर से एक और फैक्टर निकल जाए जिसको अवध किसान सभा। तो सेपरेशन हो जाता है, कुछ लोग अलग हो जाते हैं, अलग होकर अपनी खुद की एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं अवध किसान सभा। बात खत्म। स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट कैसा होता है कि वो स्टार्ट तो मास मीटिंग, मोबिलाइजेशन वगैरह, लूटिंग ऑफ द बाजार, बाजार को लूट लेते हैं, घरों को लूट लेते हैं। लेकिन बाद में जब अगर आप इस तरह से लूटोगे तो अब गवर्नमेंट के पास मैटर आ गया आपको दबाने का, तो बुरी तरह से इनको रिप्रेशन, गवर्नमेंट रिप्रेशन बहुत ज्यादा हैवी होता है, उनको कुचल दिया जाता है। साथ में अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट पास कर देते हैं 1921 में, और ये जो प्रॉब्लम थे, इनके जो रिड्रेसल थे, इनको ये रिड्रेसल कर देते, जो ग्रीवेंसेस थे इनको ये रिड्रेसल कर देते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। तो ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो ये मूवमेंट यहीं पे खत्म हो जाती है, किसान सभा मूवमेंट यहीं पे खत्म हो जाती है, 1921 में एंड हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, तो देखिए हमें मेन तो इसमें याद रखना है कि किसने स्टार्ट किया, रीजन क्या था, यूपी। दूसरा, अवध किसान सभा इसी का ही एक फॉर्मेट, इसी से निकली हुई एक चीज है। और मेन इसके कुछ आप अगर याद रख सकते तो रीजन भी याद रख सकते, क्या क्या रीजन थे। रीजन तो खैर हर में सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट, दी एका मूवमेंट। एका मूवमेंट 1921-22 के ड्यूरेशन, वही किसान सभा मूवमेंट के पैरेलल ही मान लो, या वो एंड होने के बाद ये मान लो ये स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या है, रीजन क्या है, वही बहुत ज्यादा रेंट जो स्टार्टिंग मारे थे। फिर टीकादार्स का, अब ये आ सकता है कि टीकादार्स क्या है। ये टीकादार जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज है, जिस तरह से पहले होते ना रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, उसी तरह से इस समय रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इंचार्ज बना दिए गए, उनको बोलते हैं ठेकेदार। और ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किसानों का बहुत बुरी तरह से ऑपरेशन करते, बुरी तरह से फोर्सफुली मार पीट के उनसे रेवेन्यू ले रहे थे। साथ में शेयर रेंट की जो प्रैक्टिस थी, ये भी एक रीजन। तो 3 रीजन है जो एका मूवमेंट के बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। अब इनको तो आपको याद रखना ही है। साथ में रीजन कौन सा था, कहां हुई एका मूवमेंट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, जैसे कौन सी जगह, हरदोई, सीतापुर, बहराइच। तो ये 3 जगह याद रखिए। एका लीडर का नाम मद्रासी पारसी एंड अदर लो कास्ट लीडर, तो कोई बहुत हाई कास्ट लोगों ने, ब्राह्मणों ने इसको लीड नहीं करा, इसको लीड किया पारसी, साथ में लो कास्ट जो लीडर थे उन्होंने। मूवमेंट 22 में खत्म हो जाती है, क्यों, गवर्नमेंट बुरी तरह से इसको कुचल देती है। तो यहाँ क्या याद रखना है, लोकेशन और ये लीडर के नाम, बस। रीजन याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब आती है बरदौली सत्याग्रह। ये मॉडर्न के अंदर ही चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही हम आ चुके हैं। इसका रीजन क्या है, वही लैंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने 30% बढ़ा, 30% लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया बरदौली के अंदर, ठीक है, गुजरात। तो यहाँ क्या होने वाला है कि वल्लभ भाई पटेल आते हैं, ये यहाँ पे 13 छावनी बना, 13 छावनी सेटअप करते हैं। जो बरदौली की औरतें हैं वो इनको टाइटल दिए सरदार, ये काफी इंपॉर्टेंट, सरदार टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया, वुमेन्स ऑफ बरदौली ने। कई जगह वुमेन्स ऑफ बरदौली भी था, कई जगह गांधी जी भी लिखा हुआ, ऑप्शन में वुमेन्स ऑफ बरदौली गांधी हुआ। तो गांधी ने टाइटल नहीं दिया था, गांधी यहाँ आए थे इन विलेजों में इनके साथ खड़े रहने के लिए, कि इन केस इमरजेंसी गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठाती है, इनको रिप्रेजेंट करती है या इनके ऊपर फोर्सफुल जो अपनी आर्मी का पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, तो गांधी जी वहां रहेंगे। और गांधी जी के रहने से उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कर पाए।
तो गांधी जी इसलिए आए। जब वुमेन ऑफ बरदोली, जब सरदार वल्लभ भाई को सरदार 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 बोल के सरदार आगे सरदार आगे, तो फिर गांधी जी भी उनको सरदार बोलने लग गए। तो जो सरदार का टाइटल था वो गांधी जी ने कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो लोग नहीं बोलते थे, औरतें बोली, पर गांधी जी जब सरदार बोलने लग गए तो हर बंदा, अब गांधी किसी भी बंदे को सरदार बोल रहा है तो वहां से गांधी तो उस समय के भगवान थे, तो गांधी ने सरदार बोले तो हर बंदा फिर सरदार बोलते थे। तो इस तरह से जो सरदार का टाइटल है वो गांधी जी ने कंफर्म किया, दिया किसने था, वुमेन्स ऑफ बरदोली ने। तो अगर ऑप्शन में गांधी जी आए तो भी आप गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बोलोगे सर दोनों ही आ गया वुमेन्स ऑफ बरदोली, तो वुमेन्स ऑफ बरदोली पहले करोगे। साथ में एक बरदोली सत्याग्रह पत्रिका चलाई गई ताकि लोगों के ओपिनियन को बनाने के लिए कि भाई हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप हमारे सपोर्ट में आइए। दूसरा, के एम मुंशी और लालाजी नारायण जी, इन्होंने उस समय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, तो उन्होंने यहाँ से इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वहां से रेजिग्नेशन दे दिया कि अब हमारे इस बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं है। मजबूरी में जो ब्रिटिशर्स को बरदोली इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ती है, और वो कमेटी बोलती है कि जो आपने 30% हाइक किया ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है, आप इनको चेंज करो, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 6.03%, बस इससे ज्यादा नहीं। तो पूरा का पूरा ही सत्याग्रह ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जुड़ी हुई हर पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडियन इंडियन किसान कांग्रेस, इसमें कुछ खास नहीं है। ऑल इंडियन किसान कांग्रेस की सभा 1936 में स्टेबलाइज होती है, कहां पर, लखनऊ में। प्रेसिडेंट कौन है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा। बस कुछ खास नहीं है, वही सेम किसानों के लिए आवाज उठाएंगे, बात खत्म, इसमें कुछ खास नहीं है। कांग्रेस मिनिस्ट्री के अंडर में भी कुछ चीजें होती हैं, उसमें क्या होगा कि किसान कॉन्फ्रेंसेस स्टेबलाइज होती है, गांव गांव जाकर लोगों को बताते हैं कि कैसे अपने जो आवाज है उठाइए, और अपने साथ जो भी आपके साथ गलत चीजें हो रही है उसके लिए आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं। कुछ प्रोविंसेस के अंदर भी प्रेजेंट एक्टिविटी चल रही थी, जैसे केरला के अंदर, तो केरला में कहा मालाबार रीजन के अंदर मेथड वही सेम है। आंध्रा के अंदर कहाँ चल रही थी, इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूशन जो एनजी रंगा ने स्टेबलाइज की थी, वो आंध्र प्रदेश के अंदर जो एंटी जमींदारी मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे। बिहार में आएंगे तो बिहार में एंटी जमींदारी मूवमेंट कौन चला रहे थे, प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पंजाब के अंदर आएंगे तो पंजाब में मेन टारगेट हुआ था लैंड रोड, जो वेस्टर्न पंजाब के वो, और रीजन क्या था, मतलब इसमें आप चाहो तो पूरा ये जो पॉइंट है ये पूरा, इसको ना पढ़े पूरा छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आता है दो इंपॉर्टेंट, पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मतलब जब हम आजाद होने ही वाले हैं, तो उससे पहले भी कोई मूवमेंट थी, वो कौन सी, जरा देखते हैं। तो दो थी, एक तो तेभग्गा और एक है तेलंगाना। इन दोनों के बारे में देखते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेभग्गा मूवमेंट का रीजन क्या, नॉर्थ बंगाल, इस बार ईस्ट बंगाल नहीं, नॉर्थ बंगाल है। यहाँ क्या तेभग्गा मूवमेंट में, तेभग्गा, इसमें बर्गरदास होते थे या आधार या बगचासी, ये क्या है, ये एक्चुअली में ये है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब है जैसे आज मेरे पास कोई जमीन है, तो मैं किसानों को बोलता हूँ कि एक काम करो भाई, आ मेरी जमीन पे खेती कर, यहाँ पे जो भी किसान जो भी यहाँ पे उगेगा उसका मैं तुझे 50% दूंगा, 50% दे रहा, 50% मेरा। और वो बेचारा किसान, जमीन उसके पास है, पूरे किसान में उपज उसकी, सब कुछ उसकी, टोटल मेहनत उसकी, सामने वाले बंदे की सिर्फ जमीन है, तो उसके बदले में 50% उसको देना पड़ रहा है। और एक्चुअल में 50% भी नहीं देता था, वो 1/3 देता था, 33%। मतलब अगर टोटल 30 बोरी अनाज हो रहा तो 10 बोरी ही मिलेगा किसान को, 20 बोरी ले जाता था वो। तो ये एक प्रॉब्लम की, उसको बोलते हैं जोतेदार। तो दो चीजें, एक तो जोतेदार जो मालिक है जगह का, और एक है बर्गदार, बर्गदार जो मतलब शेयर क्रॉपर्स है। तो इनके पीछे पंगा होता है। रिवोल्ट क्यों होता है, रिवोल्ट होता है फ्लाउड कमीशन, एक फ्लाउड कमीशन स्टेबलाइज करते हैं ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स। ये फ्लाउड कमीशन बोलता है कि भैया तुम तो 1/3 दे रहे हो, मतलब पेपर पे तो 50% था, तो पेपर के हिसाब से बात करते हैं, तो बोलता है कि 50% मत दो, इनको तुम कितना दो, 2/3, 66%, क्योंकि 50% भी कम है, और एक्चुअली एक्चुअली तो उनको 50 भी नहीं मिल रहा था, उनको तो कितना दे रहे थे, 1/3। फ्लाउड कमीशन ने क्या बोला, 2/3 दो, बस पंगा ही पे। तो ये बात जब बात होती है, बरगद और जो हमारे जोतेदार से वो मानते नहीं है, तो मजबूरी में आके क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। तो इस रिवॉल्ट को लीड कौन करता है, ऑल इंडिया किसान सभा, वो जिसके बारे में बात की थी। तो ऑल इंडिया किसान सभा इधर पीजेंट विंग है सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक पीजेंट विंग है जो किसानों के लिए लड़ती है, वो इस पूरे मूवमेंट को लीड करती है। हालांकि ये मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है, क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि बहुत खतरनाक इसके खिलाफ रिप्रेशन होता है, क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ा वायलेंट नेचर का था इसलिए। सेकंड, जो कलकत्ता के अंदर दंगे हो जाते हैं, तो एक ये भी रीजन था, हिंदू मुस्लिम पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं इसको। साथ में पॉपुलराइजेशन ऑफ हिंदू महासभा एजुटेशन फॉर सेपरेट बंगाल, हिंदू महासभा बोलती है एक अलग बंगाल होगा हमारे लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग, हमारे लिए अलग। तो पूरा कम्युनल बेसिस पे इसको डिवाइड, कम्युनल बेसिस सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी इस तरह के जो आंदोलन को तोड़ने का। तो टूट गया। हमें क्या याद रखना है, बर्गरदार और जोतेदार, ये दो का किस्सा याद रखना है। फ्लाउड कमीशन ने क्या रिकमेंड किया ये याद रखना है, साथ में इसको किसने लीड किया, ऑल किसान सभा। बस आता है तेलंगाना मूवमेंट में। अब तेलंगाना मूवमेंट में क्या है, इसमें क्या था, इट वाज द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब वही, ये भी अगेन वॉलेंट है, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी है, किसानों के साथ से बात करें सबसे बड़ी लड़ाई है, आजादी के बाद भी कंटिन्यू होती है 47 से 48 तक।
3,000 से ज्यादा गांव इफेक्ट करते हैं। 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग इस पूरे इफेक्ट होते हैं इससे। जगह कौन सी है? हैदराबाद। रीजन क्या है? वही कि लैंड की ओनरशिप, कि कुछ ही रूलिंग क्लास के पास में जो एक्चुअल कल्टीवेटर है, जो वास्तव में उस जमीन को उपज उगाते हैं, उनको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, और साथ में उनको फ्री लेबर कराना पड़ा। वेती सिस्टम, वेती सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ फ्री लेबर। मतलब सिर्फ वो फ्री फोकट में काम कर रहे हैं, बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो उपज आ रही है तो पूरा पूरा ये लेके जा रहा है जिम्मेदारी। तो वेती सिस्टम याद रखा, वेती सिस्टम क्या है? स्टार्ट कहां से हुआ? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आर्म रिबेलियन कर देता है, वो हथियार उठा लेते हैं, लैंड को पकड़ लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब जितने भी लैंड थे वो छीन लेते हैं, मार देते हैं लोगों को, जो जमींदार वगैरह होते हैं उसके, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में ही। जो पीजेंट्स है, जो किसान है, वो अटैक करते हैं यूजिंग लाठी, स्टोन और चिली पाउडर वगैरह, जो उनके आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर। एंड कैसे होता है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो बुरी तरह से सप्रेस करते, मार मूर के खत्म कर देती कहानी इनकी, बात खत्म। तो इसमें हमको क्या याद रखना है? इसमें हमको याद रखना लोकेशन क्या है, साथ में वेती सिस्टम क्या था, बस। बाकी एक दो पॉइंट छोटे छोटे से आप देख सकते हो। तो अब आते हैं जरा कि इस तेलंगाना मूवमेंट, जो ये मूवमेंट हुई, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? तो पॉजिटिव मूवमेंट क्या है कि एग्रीकल्चर वेजेस जो थे, वो जो उनमें इंक्रीमेंट कर दिया, कि जो भी किसानों को पैसा है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, वेजेस, ठीक है। विलेज कंट्रोल बाय द गुरिल्ला वेथीस फोर्स लेबर, वो खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंडर में ये पूरी तरह से, जो मैक्सिमम क्या हुआ कि जो हमारे इस समय की जो इंडियन जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने जो उसका राइटफुल ऑनर था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो जिसके पास जमीन नहीं भी गई, जो किसान भी है, उन लोगों को भी जो लेबर मिल रहा है, जो वो भी पहले के कंपेरिजन में ज्यादा मिल रहा है, तो अब उनको दिक्कत नहीं है। साथ में इलीगली सीज लैंड जितने भी थे उनको वापस से रिस्टोर हो, जिसके थे उसको वापस से दे जमींदारों को। स्टेप वर टेकन टू फिक्स सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड, इससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते, एक लिमिट लगा देंगे, सीलिंग लगा देंगे। कुछ मेजर टेकन करेगा, जैसे कि इरिगेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, या कोलेरा जो उस समय जो बीमारी चल रही थी उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो हाइजीन के ऊपर ध्यान रखने के लिए। साथ में इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, फॉर्मुलेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन, वो भी इसी का एग्जांपल था। हालांकि हम पढ़ चुके हैं आंध्र प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ था ये पॉलिटी के अंदर। तो ये सारे मेंस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, पूरे को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं अभी के लिए तो पूरी तरह से। चलिए अब बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टर कैसा था 1857 के बाद वाले अपराइजिंग। पहले वालों को हमने देख लिया नेचर एंड कैरेक्टर, इससे पहले का प्री वाले का हम देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। मैं एक बार को दोबारा प्री वाला दिखा देता हूँ। जो प्री वाला था उसका नेचर क्या था वो देख ले एक बार। वो इसमें आप देखते हैं इसमें फर्क क्या था। यहाँ क्या था? एम टू ओवरथ्रो द इमीडिएट ऑपरेसर, नीनेस टू रिस्टोर द पास्ट कंडीशन, सोशो पॉलिटिकल कॉन्शियंस, पॉपुलर कैरेक्टर, लोकल लीडरशिप, रीजनल एक्सटेंट, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम एथनिक टाइज, अनइक्वल नेचर ऑफ द वॉर। ये तो था प्री वाले का। अब आता है पोस्ट वाले का क्या नेचर है। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पीजेंट जो थे वो मेन फोर्सेस थी, मैंने बताया कि मेन फोर्सेस पीजेंट ही थी। लिमिटेड एम रीजन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है, इनका वही एम है कि भाई हमारे जो इमीडिएट ग्रीवेंसेस है उनको खत्म करो, ठीक है। साथ में दूसरा, फेयर एंड जस्ट ऑर्डर, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कि भाई हमारे पास ये है कि हमें इस तरह करो कि हमारी जो सोसाइटी में एक्सप्लोइटेशन ना हो, बस। जस्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि बस बिना एक्सप्लोइटेशन की नहीं हो, कि जो लीगल है जितना रेंट बनना चाहिए उतना ले लो, लेकिन हमारा एक्सप्लोइटेशन मत करो। फिर जो हमारे इंटेलिजेंस लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करा। साथ में एसोसिएशन रिलीजन एंड कास्ट, कई बार ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, कई बार ऐसा हुआ कास्ट के टाइम पे डिवाइडेशन हो गया, तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिली। यहाँ पे हमने देख ली दो तीन एग्जांपल। साथ में लेक ऑफ एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनिज्म, काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ये भी आई कि पोस्ट 1857 जो पीजेंट है अपराइजिंग डिड नॉट डायरेक्टली चैलेंज द कॉलोनियल स्टेट। इन्होंने डायरेक्टली कॉलोनियल मतलब, इन्होंने इनको ये लगा कि हम यूरोपियन, आपने देखा पहले भी देखा था कि ये हर बार ये बोल रहे थे कि हम लोग ये क्या करेंगे, यूरोपियन पॉलिसीज के अंडर में काम करेंगे, मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर में, आप जो से पता हमें आपको नहीं हटाना, हमें तो हमारे इमीडिएट ग्रीवेंस का सोल्यूशन चाहिए बस। ये देख ही नहीं पाए कि एक्चुअल में जो एक्सप्लोटेशन है वो जमींदार नहीं कर रहे, वो ईस्ट ये जो ब्रिटिशर्स है इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन जमींदार से इतना ज्यादा पैसा मांग रहे थे, मजबूरी में उनको आपसे लेना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा इनका एक यहाँ पे ड्रॉबैक रहा। साथ में टेंडेंसी टू लुक बैक, ये वापस हुई, हमें पहले की लाइफ हमारी ज्यादा अच्छी थी, हमें पीछे हिस्ट्री रिस्टोर करो, हमें तो वही करना है, तो वही टेंडेंसी और लुक बैक जो सेम प्री 1857 में था वो सेम इसके अंदर है। तो इस तरह से आप इन सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। अब आता है वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास में कुछ नहीं है, वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको 18-18, 16-16 घंटे काम करवाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएंगी वर्किंग क्लास। पीजेंट आर्टिशन, क्योंकि पीजेंट आर्टिशन क्यों? क्योंकि जो पहले किसान थे उनसे जमीन ले ली गई, उनको निकाल दिया बाहर, तब वो क्या करेंगे बेचार, आर्टिशन के तो धंधे चौपट कर दिए, तो मजबूरी में वो इंडस्ट्री में वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये समझिए वर्किंग क्लास कौन है। वर्किंग क्लास कंप्राइज्ड ऑफ द पीजेंट एंड आर्टिशन। और क्यों पीजेंट आर्टिशन? क्योंकि इनके धंधे खत्म हो गए, इनकी जमीनें इनसे छीन चुकी है, तो मजबूर, और 16-16 घंटे काम करवाना पड़ रहा है। 16-16 घंटे सोच के देखिए, 15 से 16 घंटे, 15 से 16 घंटे, साथ में वीक में एक भी छुट्टी नहीं है। आज मैं आपको बोलूं कि 16 घंटे आपको ना क्या काम करना है, कि 16 घंटे आपको मशीन के आगे बैठना और मेहनत करनी है,
भाई साहब 16 घंटे पढ़ा नहीं जाता, 16 घंटे मेहनत करना बहुत होगा, ये लोग कर रहे थे, तो इतना, और वो भी पैसा कितना मिल रहा है, नाम मात्र के बराबर। तो ये रिबेलियन करना जायज था। तो इस समय कुछ एजुकेटेड क्लास है, जो मिडिल क्लास, उनमें कुछ एफर्ट भी आते हैं जो इनकी मदद के लिए, जैसे एक था वर्किंग मेंस क्लब बनता है 1870 के अंदर, जो फाउंड करते हैं शशि प्रताप बनर्जी। वर्किंग मेंस मिशन बनता है 1878 के अंदर, जो फाउंड करते हैं कोलकाता का ब्रह्मो समाज, इसको बनाता है। साथ में मोमेंटम 1804, इसके अंदर जो ड्राफ्ट करता है इस मोमेंटम को, वो मोमेंटम का मतलब एक लेटर मान लीजिए जो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और उसमें अपनी कंडीशन रखी जाएंगी। तो 1884 के मोमेंटम को ड्राफ्ट किसने किया, सोराबजी सप्रूजी बंगाली एंड नारायण महजी लोखंडी। तो दो बंदे के नाम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ये पूरा मोमेंटम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या डिमांड करें, इन वर्कर्स की आप डिमांड देखना, बेचारों की क्या डिमांड थी कि भाई साहब हम सुबह 6:30 बजे से काम करना स्टार्ट कर देंगे और जब सूरज ढलेगा शाम को 6:30 7, तब तक ही हम करेंगे। समझ रहे हो, आज की ड्यूटी क्या होती है, 10 से 6, 10 बजे आते हैं, 6 बजे तो बोलता है बस 8 घंटे ज्यादा नहीं। ये बेचारे क्या बोल रहे हैं कि सुबह 6:30 से लेकर सनसेट तक हम काम करेंगे, इससे ज्यादा कम काम, मतलब इनको काम कैसे करना पड़ा था, 6:30 से लेकर रात के 12 बजे तक 16-16 घंटे काम करना पड़ा था इन लोगों को। तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी डिमांड की। साथ में इन्होंने बोला कि एक काम करो कि दिन में हमको सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक दे दो, मतलब आधे घंटे का ब्रेक मांग, मतलब सोच रहे हो कितनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं ये लोग, वो भी पूरी नहीं करेंगे ये लोग। साथ में ये बोला कि एक दिन संडे को छुट्टी दो ताकि हम लोग रेस्ट करें। साथ में अगर कोई बंदे के हाथ कट जाते हैं, मशीन से कुछ दिक्कत आती है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर इंजरी होती है तो उस केस में उसको, कोई मान हाथ कट गया किसी का, कोई मर गया हो तो अलग बात है, किसी हाथ कट गया तो उसको पूरा का पूरा वेज मिलना चाहिए जो एक महीने का बनता है उतना। एक सेकेंड, चलो। तो हम क्या बात करते हैं, मोमेंटो 1884। तो ये कुछ डिमांड रखी गई, बस आपको ये याद रखना कि डिमांड किसने रखी है, बंदे के नाम। तो मोमेंटम वाज प्रेजेंटेड बिफोर द कमीशन ऑफ 1884। एक कमीशन बनती है, उसके सामने मोमेंटम रखा जाता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। इस कमीशन को किसने अपॉइंट करा, ये प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उसने। और इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो दिखने को मिलती है हमको फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1980 1891 में। तो एक एक्ट आता है, उसमें ये जो भी रिकमेंडेशन थी वो पूरी पूरी इंक्लूड हो जाती है। ऑन 10th June 1890, the request of the worker for a weekly holiday was granted by the Bombay Mill Organization, but without any legal sanction and could not be enforced। कि दे दिया बट उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया, मतलब आपको बोला कि वीकली हॉलिडे मिलेगा बट उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लेगा ऐसा नहीं, एक्ट में डाला। उनको बोला चलो ठीक है, बॉम्बे मिल एसोसिएशन बोले हम दे देंगे, बट कोई भी लीगल सेक्शन नहीं करा। इस वजह से क्या हुआ, वो कभी इन्फोर्स हुआ ही नहीं। इसके बाद उनको बेचारों को कभी छुट्टी मिली ही नहीं। बस अब कुछ स्ट्राइक्स भी हुई इस ड्यूरेशन में। अब स्ट्राइक तो वही करेंगे जो काम करेंगे, तो बिल्कुल स्ट्राइक करी। इस एक बहुत फेमस स्ट्राइक है, इसको बोलते हैं द फर्स्ट 1862 में हुई थी। द फर्स्ट बिग स्ट्राइक ऑकर व्हेन अबाउट 1200 लेबर ऑफ हावड़ा रेलवे स्टेशन वेंट ऑन द स्ट्राइक डिमांडिंग 8 आवर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही फेमस है मे डे। इंटरनेशनल लेबर डे कब बनता है, 1 मई को। 1 मई को क्यों बनता है, क्योंकि 1 मई 1862 को शिकागो के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स ने डिमांड करी, और उसमें कई ज्यादा वर्कर्स को मार भी दिया गया था, और बहुत ज्यादा फेमस है वो हिस्ट्री के अंदर। उसी वजह से इंटरनेशनल जो लेबर डे है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो उसका रीजन क्या था कि 1 मई 1862 को शिकागो के अंदर वर्कर्स ने क्या डिमांड कर रहे थे कि हमको सिर्फ 8 घंटे का काम करना। लेकिन उससे 24 घंटे पहले इंडिया में सेम मुद्दा उठ रहा था। कहां पर उठ रहा था, इंडिया में, हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। उन्होंने भी सेम डिमांड करी, और उससे 24 घंटे पहले। सो द एक्शन प्रिसीडेड द हिस्टोरिकल मे डे मूवमेंट ऑफ द शिकागो वर्कर्स अबाउट 24 आवर्स। तो वहां जो मूवमेंट हुई उससे 24 घंटे पहले इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फेमस कौन सी है, वो वाली, क्योंकि वहां तादाद बहुत ज्यादा है, 1200 है, वहां लाखों में लोग थे। वर्कर इन दीज अर्ली स्ट्रगल मोस्टली लेड बाय द आउटसाइडर। हाँ, ये जो भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी वर्कर की जो एसोसिएशन बन रही है उनको आउटसाइडर आगे लीड करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वही होते थे, तो वही बोलते थे। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि लाइक द पीजेंट मूवमेंट, इवन दीज अर्ली वर्किंग क्लास मूवमेंट लिमिटेड टू द इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग द कम्युनिटी सच एज द वेजेस एंड रेंट। ये सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम तक ही रही, उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाए। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन वही है कि पॉपुलर, अब पूरे पूरे कंक्लूजन पढ़ रहे हैं टोटल, हमने जो भी पढ़ा उसके लिए। अगर मेंस में क्वेश्चन आता तो कंक्लूजन मेंस में लिखने के हिसाब से कि पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ पीजेंट ट्राइबल एंड वर्कर वर सब्जेक्टेड टू डुअल ऑपरेशन। दो तरह से के लोगों को झेलना पड़ा, एक तो ब्रिटिश कंपनी वो, दूसरा साथ में कौन, हमारे खुद के यहाँ के लोग, कौन, जमींदार, ठीक है, ये जो हमारे खुद ऑपरेशन कर रहे हैं वो। साथ में दीज अपराइजिंग वाज लिमिटेड इन देयर एम, मतलब इनको सिर्फ अपना खुद का इमीडिएट ग्रीवेंस चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा रीजन वाइज भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। कई बार कम्युनल एंड कलर का कास्ट इसका टेल मिल गया, हाई क्लास लो क्लास में डिवाइडेशन हो गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइडेशन हो गया। और
दीज मे बी सीन एज स्ट्रगल। इन जो भी अपराइजिंग थी इनको ऐसा माना जाता है कि स्ट्रगल है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, मतलब जिनके पास है जिनके पास नहीं है वो लड़ रहे हैं, एक तो जिनके पास जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है उनके बीच में है, इस तरह से। तो दो लिमिटेड इन देयर इम्पैक्ट दे प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर फ्यूचर मास मूवमेंट ऑफ पीजेंट एंड वर्किंग क्लास एट द नेशनल लेवल। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। मैंने पोस्ट 1857 की सारी अपराइजिंग आपको अच्छे से समझा दी। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लेंगे कल की क्लास में, या चाहो तो आप अभी ले सकते हो 2 मिनट के अंदर। चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपहेल टुक प्लेस इन द बंगाल इमीडिएट आफ्टर 1857 रिवोल्ट। तो बड़ा सर 1857 के जस्ट रिवोल्ट के बाद कौन सी आएगी? ये आपने सबसे पहले कौन सी पढ़ाई मैंने आपको आज? इंडिगो। तो इंडिगो हो गया। नेक्स्ट मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो गया है, तो मोपला रिवोल्ट हो गया, पबना हो गया, एका हो गया, बिरसा मुंडा। तो ये तो आपको लोकेशन वाइज मैच करना है। 2 का ये सब आपको दे रखा है, सिंपल सा कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेना, मुझे खास पॉइंट नहीं है। ये सेम आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग इंडिगो, सेंथल, डेक्कन म्यूटनी। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बोल दिया, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है क्रोनोलॉजिकल, तो आपको एक बार थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये 2020 का क्वेश्चन है, ये साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं आपको पीडीएफ में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेंस के क्वेश्चन में सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे आप। बोलिए डन, खत्म हो गया हमारा चैप्टर पोस्ट 1857 प्राइसिंग। बताइए प्लीज, कमेंट बताइए। डन, कोई दिक्कत किसी को?